तो जी जनाब, आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट हेड ऑफ इनकम तो नहीं है, बट एक हेड ऑफ इनकम का पार्ट है। हमने इसको डिस्कस करना है, क्या है, कैसे है और किस तरह से लेके चलेंगे। और लाइक यू कैन से डैट इम्पोर्टेंट एरिया है जिसको हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हम सारे किन आइटम्स का नाम लेंगे, FTR की। FTR क्या होता है, कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारा कुछ हमने क्या करना है यहाँ पे डिस्कस आउट करना है। जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का फर्स्ट लेक्चर था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की टैक्स रेजीम्स जो हैं वो होती हैं। और हमने देखी भी थी कि NTR क्या होती है, हमने इसको बड़ा तफसील में जो है डिस्कस किया था। NTR क्या है। फिर जब हम कैपिटल गेंस पढ़ रहे थे, कैपिटल गेंस में हमने सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के आइटम्स भी डिस्कस की थी ना। अब हम FTR की आइटम्स डिस्कस करने लगे हैं कि FTR क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे क्या है, कैसे है। इसको FDR भी कहते हैं, इसको PTR भी कहते हैं। PTR स्टैंड फॉर प्रिजम्पटिव टैक्स रजीम। क्या कहते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्स रजीम जो है, इसको हम कह रहे होते हैं। अब FTR क्या होता है, क्या है, कैसे है, इसको देखते हैं। देखिए, हमारे पास कुछ स्पेसिफिक ऐसी इनकम्स हैं, कुछ स्पेसिफिक आइटम, कुछ स्पेसिफिक ऐसे इनकम्स हैं या कुछ स्पेसिफिक आपकी ऐसी आइटम्स हैं जिनके हम अर्न तो करते हैं, लेकिन जब हम अर्न करते हैं, जब हमें वो अमाउंट पे की जाती है, तो हमेशा उनमें से टैक्स जो है वो क्या कर दिया जाता है, विद हेल्ड कर दिया जाता है। टैक्स क्या किया जाता है, टैक्स विद हेल्ड किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई अमाउंट जो है वो पकड़ी है, पैसे कमाए हैं वो, हाँ जी 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपया जो है वो मैंने अर्न किया। अब इसमें से टैक्स जो है वो मैंने क्या कर लेना है, लेस करवा देना है 10%। तो वो 10,000 जो टैक्स है मेरा डिडक्ट कर लेंगे। और मुझे एक्चुअल में कितनी पेमेंट वसूल होगी, मुझे एक्चुअल में पेमेंट जो है वो वसूल होगी 90,000 रुपया। वो कहेंगे कि इनकम आपकी 1,00,000 रुपया थी, लेकिन हम आपका 10,000 रुपया टैक्स जो है वो डिडक्ट कर रहे हैं, और आपको रिमेनिंग कितनी पेमेंट कर रहे हैं, आपको रिमेनिंग पेमेंट जो है वो 90,000 कर रहे हैं। जो इस मोड में हम पैसे कमाते हैं, जो इस हम मोड में अर्निंग कर रहे होते हैं, वो सारी हमारी किसका पार्ट बनती है, FTR का पार्ट जो है बन रही होती है। मतलब ये वो इनकम्स हैं, मतलब जो भी इस रजीम में फॉल करेंगी। जब भी हम वो इनकम अर्न करेंगे, जब भी हम वो कमाई करेंगे, तो उसमें से टैक्स जो है वो हमेशा क्या होगा, हमारा विदहेल्ड होगा। हमें टैक्स काट के क्या मिल जाएगी, अमाउंट जो है वो पे की जाएगी। और जो ये टैक्स विदहेल्ड होगा, ये टैक्स जो विदहेल्ड होगा, ये हमारा फाइनल होगा। ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल फाइनल है, ये फुल एंड फाइनल है, इसमें से कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। ये टैक्स फाइनल है, इसमें से कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट जो है वो हम नहीं करवा सकते। ना तो ये टैक्स, ना तो ये इनकम, सब फीचर्स जो है, ना ये इनकम जो है उसमें से कोई लॉस लेस हो सकता है, ना इस इनकम में से कोई किसी किस्म का डिडक्टेबल अलाउंस लेस हो सकता है, नहीं अलाउ। ना ही ये टैक्स जो है वो किसी रिबेट से रिड्यूस हो सकता है। मतलब इसमें कोई भी किसी किस्म की एडजस्टमेंट जो है वो हमें अलाउ नहीं है। कोई भी किसी भी किस्म की एडजस्टमेंट जो है वो हमें इसमें अलाउ नहीं है। जो हमारी इनकम होगी वो क्या होगी, वो फुल एंड फाइनल होगी। उसमें कोई चीज़ एडजस्ट नहीं हो सकती, कोई अमाउंट उसमें से एडजस्ट नहीं हो सकती, कोई रिबेट, कोई टैक्स क्रेडिट, कोई डिडक्टेबल अलाउंसेस, कुछ भी लेस नहीं हो सकता। इवन इवन ये वो अमाउंट होगी, ये वो इनकम होगी जिसको जब हम अर्न कर रहे हैं, तो इस अमाउंट में से कोई किसी किस्म का एक्सपेंस भी अलाउ नहीं है, कोई ख़र्चा भी हम अलाउ नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, जो हमें मिलेगी, जो हमारी ग्रॉस इनकम होगी, हम उस ग्रॉस इनकम को पकड़ेंगे और हम उस ग्रॉस इनकम को ही क्या करेंगे, अपनी इनकम कंसीडर कर लेंगे कि ये हमारी इनकम है, ये ग्रॉस इनकम है और ये हमारी इनकम है। और इसके ऊपर फिर जो टैक्स होगा वो टैक्स हमारा कट जाएगा और जो पे हो जाएगा वो टैक्स मेरा फुल एंड फाइनल होगा। इसमें से कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। वो तमाम इनकम जो इन रूल्स में फॉल कर रही हैं, जो इस क्लास में फॉल कर रही होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, FTR की इनकम कह रहे होते हैं। और ये जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, ये मेरे क्या कहलाते हैं, ये मेरे FTR कहला रहे होते हैं।
फाइनल टैक्स रजीम हम इसे लेके चल रहे होते हैं। अब इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ इसके फीचर्स हैं क्या, कि ये जो इनकम एफटीआर की होती है इसको हम बिल्कुल सेपरेट लेके चलते हैं, बिल्कुल हम इसको अलग लेके चलते हैं। इसका टैक्स बिल्कुल सेपरेट होता है और वो टैक्स कभी भी एडजस्ट जो है नहीं हो सकता। उस टैक्स में कभी भी किसी किस्म की एडजस्टमेंट वगैरह जो है वो पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर सकते। फिर इसमें से कोई किसी किस्म की रिडक्शंस वगैरह अलाउ नहीं है। ये नहीं होगा कि जी मैंने 1000 रुपये की इनकम कमाई है, मेरे 20 रुपये खर्चा हो गया है, 20 रुपये खर्चा लेस करवा दो तो मेरी इनकम जो है 980 है। ये कभी भी नहीं हो सकता। फिर इस अमाउंट में से कोई किसी किस्म का रिडक्टेबल अलाउंस लेस नहीं हो सकता, इस अमाउंट में से कोई किसी किस्म का लॉस लेस नहीं हो सकता। अब ये अमाउंट पे हम टैक्स लगाएंगे, फॉर एग्जांपल टैक्स बनता है 100 रुपया, ये टैक्स में से कोई किसी किस्म का टैक्स क्रेडिट जो है वो एडजस्ट नहीं हो सकता। फिर अगर इसमें से हमें कोई रिफ़ंड वगैरह भी कुछ नहीं मिलेगा, जो टैक्स है वो हमारा पे हो गया, वो हमारी असेसमेंट जो है वो फुल एंड फाइनल बनती है एंड एवरीथिंग इज़ फाइनलाइज और हमारी कोई किसी किस्म की इसमें एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। इसे हम क्या कहते हैं, एफटीआर कह रहे होते हैं। और ये मेरी फाइनल टैक्स रजीम का आइटम जो है वो कंसीडर हो रही होती है। अब इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं, कौन कौन सी इनकम आती हैं? डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन डेट, कमीशन एंड ब्रोकरेज, रॉयल्टी, एक्सपोर्ट्स, प्राइजेस, विनिंग्स, लॉटरी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज ऑफ नॉन रेजिडेंट्स वगैरह जो हैं ये सारी किसका पार्ट बन रही होती हैं, एफटीआर का। अब इसमें से कुछ हमारे सिलेबस का पार्ट है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, डिविडेंड हमारे सिलेबस का पार्ट है, प्रॉफिट ऑन डेट हमारे सिलेबस का पार्ट है, रॉयल्टी सिलेबस का पार्ट है, और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज ये जो हैं किसका पार्ट है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। इनको हम देखेंगे। आप जाते हैं फहद मुस्तफ़ा के शो में और आप डांस करते हैं, बाइक लेके आते हैं, डेट इज़ योर इनाम, वो भी उस पर टैक्स होगा एफटीआर के मुताबिक। कोई प्राइज़ निकल आता है, कोई लॉटरी निकल आती है, आप जंग अखबार में क्रॉसवर्ड पजल्स जो हैं वो करते हैं, वो जीत जाते हैं, डैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर इनकम फ्रॉम एफटीआर। हम उसके एफटीआर में लेंगे और उसका आप टैक्स पे करेंगे, आफ्टर टैक्स जो है वो ले लिया जाएगा। अब जो हम सिलेबस का पार्ट है हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिविडेंड की। डिविडेंड किसे कहते हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। डिविडेंड किसे कहते हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, एक डिविडेंड है जो अकाउंटिंग में मेंशन है। एक डिविडेंड क्या है जो किस में मेंशन है, अकाउंटिंग में मेंशन है। अकाउंटिंग में डिविडेंड का मतलब क्या होता है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स। क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स को वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, डिविडेंड कहला रहा होता है। हमें पता है कि हमारे पास आप लोग पढ़ के आ चुके हुए हैं कि हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं जिनको हम रिटेन्ड अर्निंग कह रहे होते हैं। और कंपनी क्या करती है, कंपनी इन रिटेन्ड अर्निंग में से प्रॉफिट्स जो हैं वो दे रही होती हैं। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास जो अप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स पड़े होते हैं उसमें से क्या होती है, अपने जब शेयर होल्डर्स को अमाउंट दे रही होती है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। सिंपल इज डैट केस कि जो कंपनी है, जो कंपनी है, कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर्स को, कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर्स को कोई चीज़ तकसीम कर रही है अपने मुनाफे से, अपने मुनाफे से जो उसने रखा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। ये तो अकाउंटिंग में है। अब टैक्स में डिविडेंड एक्सप्लेन है। टैक्स में डिविडेंड क्या है, अगर डेफिनेशन की बात करें वो कहता है जी इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन करेगा, बाय अ कंपनी। कौन, कंपनी। किसको, अपने शेयर होल्डर्स को। किसको करेगा, शेयर होल्डर्स को, आउट ऑफ देयर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। किस में से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से। व्हाट आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जो आप अकाउंटिंग में पढ़ के आते हैं, रिटेन्ड अर्निंग, जो सारा उसने प्रॉफिट जो है अपने पास जमा किया हुआ है लॉसेस से बचने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बिजनेस को लिए एसेट्स लेने के लिए, वो जो सारा उसने अपने पास प्रॉफिट रखे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। तो बेसिकली क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। किसको की जाएगी, शेयर होल्डर्स को। कौन करेगा, कंपनी करेगी। किस में से करेगी, अपने शेयर होल्डर्स में से, अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से कर रही होगी। अब सवाल ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कुछ आता है। डिस्ट्रीब्यूशन है तकसीम करना, ये तकसीम करने में क्या कुछ आएगा, तकसीम करने में
क्या कुछ आएगा वो हमने देखना है। सिर्फ कैश नहीं होगा, बिकॉज टैक्स में ये डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी हमने क्या कर दी है, वास्ट कर दी है, बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है देखें कि अगर कंपनी, सुने ये कंपनी है, आपने जब भी देखना है मैं लाइन पढ़ूंगा तो आपने इस डब्बे को, ये कंपनी है, और आपने इस शेयर होल्डर को, ये बंदे को देखना है कि कंपनी किसको दे रही है, बंदे को दे रही है। क्या अगर वो अपने शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर है गल्ला, ये हमारे पास है गल्ला, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मटका है, और रिटेन अर्निंग है, इसमें पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है। वो क्या कर रही है, इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से अगर वो अपने शेयर होल्डर्स को डिबेंचर्स दे दे, डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे दे, ये भी डिविडेंड है। अगर कोई कंपनी अपने एसेट्स दे रही है शेयर होल्डर को, किसको, शेयर होल्डर को, किसको, शेयर होल्डर को अपने एसेट्स दे रही है, जिसमें कैश भी शामिल है, पैसा भी शामिल है, ये भी क्या है, डिविडेंड। कंपनी, एक शेयर होल्डर आता है, उसको अपनी इन्वेंट्री दे देती है, इन्वेंट्री एसेट है, डिविडेंड है। कंपनी कैश दे रही है, डिविडेंड है। या कंपनी अपना कैपिटल रिड्यूस करती है, कंपनी ने पहले शेयर इशू किए हुए थे 1 लाख, कंपनी 20,000 शेयर जो है वापस ले लेती है। जब वापस लेती है तो एक्स्ट्रा पेमेंट करती है, जो एक्स्ट्रा पेमेंट की जाएगी शेयर होल्डर को, वो भी क्या है, डिविडेंड है। फिर उसके अलावा फॉरेन कंपनीज, कौन सी, फॉरेन कंपनीज, गैर मुल्की कंपनीज जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, वो क्या करती हैं, वो प्रॉफिट कमाती हैं। ये कंपनी का प्रॉफिट आया, उसने उस प्रॉफिट में से टैक्स जो है वो पे किया, तो उसका क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। वो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है, वो जो उसकी पेरेंट कंपनी बैठी हुई है, जिस मुल्क से ओरिजिनेट कर रही है, वो क्या करती है, वो प्रॉफिट उसको दे देती है। ये जो उसकी ब्रांच जो पाकिस्तान में काम कर रही है, उसका प्रॉफिट अपने पेरेंट कंपनी को देना, ये भी क्या होती है, डिविडेंड कहलाता है। उसके बाद है, ध्यान से पढ़िएगा, अमाउंट एक्सपेंडेड बाय अ प्राइवेट कंपनी, कौन, प्राइवेट कंपनी, ऑन बिहाफ फॉर बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर। ये प्राइवेट कंपनी वो है जो अंडर कंपनी एक्ट 2017, कौन सी, जो कंपनीज एक्ट के मुताबिक प्राइवेट कंपनी है, कंपनीज एक्ट के मुताबिक, टैक्स के मुताबिक नहीं। टैक्स के मुताबिक हमने प्राइवेट कंपनी पढ़ी, वो जो पब्लिक कंपनी नहीं होती, वो वाली की बात थी, जो कंपनी लॉ के मुताबिक प्राइवेट कंपनी है। अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी है जिसके नाम के आगे ABC प्राइवेट लिमिटेड जो भी लिखा हुआ है, अगर वो अपने शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए, शेयर होल्डर के फ़ायदे के लिए, उसके लिए कोई खर्चा कर दे, तो वो भी क्या होगा, हमारा डिविडेंड कंसीडर होगा। शेयर होल्डर है, उसके घर की छत डाल दी है, शेयर होल्डर उसको रोटी खिला दी है, शेयर होल्डर है, उसको लोन दे दिया है, शेयर होल्डर से गाड़ी के टायर चेंज करवा दिए हैं, शेयर होल्डर के बच्चे की फ़ी पे कर दी है, शेयर होल्डर को AC लेके दे दिया है, शेयर होल्डर को मोबाइल लेके दे दिया है, उसके बेनिफिट के लिए शेयर होल्डर के बिहाफ पे खर्चा कर दिया जाएगा, वो भी क्या होगा, डिविडेंड कंसीडर होगा। शेयर होल्डर की जिम की फ़ी पे कर दी है, उसे क्लब की फ़ी पे कर दी है, उसे गाड़ी का टोकन टैक्स पे कर दिया, ये भी क्या होगा, डिविडेंड कंसीडर होगा। उसके अलावा प्राइवेट कंपनी, दोबारा इसको सही कर लीजिएगा, बुक में भी मेरे ख्याल से गलती होगी, कंपनीज एक्ट के मुताबिक, कौन सी, कंपनी एक्ट के मुताबिक, प्राइवेट कंपनी जो अपने शेयर होल्डर को लोन दे दे, ये एडवांस, ये कंपनी है, इस कंपनी ने अगर अपने शेयर होल्डर को लोन दे दिया, क्या दे दिया, लोन दे दिया, कर्जा दे दिया, रिमेंबर ये लोन, ये कर्जा भी क्या कहलाएगा, डिविडेंड। क्यों, आप कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन देगी, बेशक लोन वापस मिलना है, बट ये क्या कहलाएगा, डिविडेंड ही कहला रहा होगा। और कल को जब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, लिक्विडेट का मतलब क्या है, ख़त्म हो जाना, ख़त्म होती है तो वो एसेट्स बेच के मालिकों को पेमेंट करती है, जो अपॉन लिक्विडेशन पे किया जाएगा वो भी क्या कहलाएगा, आपका डिविडेंड कहला रहा होगा। तो सिर्फ कैश देना, सिर्फ अमाउंट ट्रांसफ़र कर देना, सिर्फ रकम दे देना, दिस इज़ नॉट अ डिविडेंड एट ऑल। इसके अलावा ये सारी तकसीमें भी आ रही हैं, ये डिवेंचर्स इसमें आ रहे होंगे, एसेट्स आ रहे होंगे, रिडक्शन ऑफ कैपिटल आ रहा होगा, प्रॉफिट आ रहा होगा, आपने शेयर होल्डर के बेनिफिट पे अमाउंट स्पेंड कर दी है, उसको लोन दे दिए हैं, लिक्विडेट करा दिया है, ये सारा कुछ जो है वो डिविडेंड होगा, ये सारा कुछ जो है वो डिविडेंड होगा। अब सवाल है डिविडेंड कितना हो सकता है, जितने आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है।
आपकी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की जितनी लिमिट है उतनी अमाउंट तक की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या कंसीडर होगी, आपका डिविडेंड कंसीडर हो रही होगी। ये आपके सामने है, इसको रीड कर लें, स्क्रीन पॉज करके समझ आई कि इसमें क्या है। और इसको याद रखने के लिए ये DARFALL ये याद कर लीजिएगा, आपको ये डेफिनेशंस में याद हो जाएगा कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कुछ आता है। ये लिखा हुआ है फॉलोइंग पेमेंट्स आर नॉट डिविडेंड। ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये है डिविडेंड की एक्सेप्शंस, कि क्या चीज़ डिविडेंड नहीं होगी, कौन सी चीज़ डिविडेंड नहीं होगी, ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड में क्या कुछ आएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डिविडेंड में क्या कुछ नहीं आएगा ये इंपॉर्टेंट है। आई एम रिपीटिंग दैट, डिविडेंड में क्या कुछ आएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डिविडेंड में क्या कुछ नहीं आएगा ये इंपॉर्टेंट है। पहला है लोन और एडवांस बाय अ प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व इन लैंडिंग बिजनेस। समझिएगा ज़रा, एक कंपनी है ABC ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, क्या बना रही है, ABC कंपनी है और ट्रैक्टर्स बना रही है। क्या बना रही है, ट्रैक्टर्स। अगर ये ABC कंपनी है, ट्रैक्टर बना रही है और प्राइवेट कंपनी है, अगर ये अपने किसी शेयर होल्डर को लोन दे तो ये लोन क्या ट्रीट होगा, डिविडेंड ही ट्रीट होगा। हम अभी पढ़ के आए हैं, दैट वाज द पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया। इज दैट क्लियर, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर कोई कंपनी है, वो है जी ABC बैंक लिमिटेड, या कोई प्राइवेट बैंक है, या कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या कोई प्राइवेट लैंडिंग फर्म है, क्या है, ABC बैंक प्राइवेट लिमिटेड, कोई प्राइवेट बैंक है। अब प्राइवेट बैंक का काम क्या है, उसकी बिजनेस एक्टिविटी क्या है, लोन देना लोन लेना। देखिए, इसकी बिजनेस एक्टिविटी क्या है, ट्रैक्टर्स बना के बेचना। इसकी बिजनेस एक्टिविटी क्या है, लोन देना लोन लेना। अगर किसी प्राइवेट बैंक ने अपने किसी शेयर होल्डर को लोन दिया तो सर ये लोन ही ट्रीट होगा, इसको हम डिविडेंड नहीं मानेंगे। वो तमाम प्राइवेट कंपनीज जो मनी लेंडिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, अगर वो लोन देती हैं तो इसको हम लोन ही ट्रीट करेंगे, इसको हम डिविडेंड नहीं कंसीडर कर रहे होंगे। ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद पॉइंट नंबर B, देखिए जी, एक कंपनी है, वो है ABC प्राइवेट लिमिटेड। उसने लोन दिया 5 लाख का मिस्टर A को, जो कौन है, उसका शेयर होल्डर है। कौन है, उसका शेयर होल्डर है। ये लोन ट्रीट नहीं होगा, ये क्या ट्रीट होगा, डिविडेंड। क्या ट्रीट होगा, डिविडेंड ट्रीट होगा। जब डिविडेंड ट्रीट होगा ना, तो FBR वाले क्या करेंगे, कंपनी को रब्ता करेंगे, कहेंगे हाँ भाई किसको दिया 5 लाख रुपया, जी शेयर होल्डर को। कैसा लोन, कहेंगे लोन नहीं है, डिविडेंड है। इस 5 लाख का 15% पकड़ो, वो कितना बनेगा, 75,000 रुपया, वो हमें टैक्स जमा करवा दो। FBR वाले इस पर टैक्स लेके चले जाएंगे। हम पढ़ के आ चुके हैं, अगर कोई प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी अगर कोई लोन वगैरह देगी तो वो क्या होगा, डिविडेंड ट्रीट होगा। ये क्लियर है ना, ये तो कहानी क्लियर है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, इसमें तो कोई इशू है ही नहीं। मसला ये है कि अब ABC लिमिटेड जो है प्राइवेट कंपनी, ये असल वाला डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है, कहती है अल्लाह का पक्का वादा, मैं अब डिविडेंड ही दे रही हूँ। क्या दे रही हूँ, डिविडेंड। ये डिविडेंड फॉर एग्जांपल देती है 7 लाख रुपया मिस्टर A को। कितना देती है, 7 लाख रुपया। इसने असल वाला डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जो हकीकी डिविडेंड था, और दिया मिस्टर A को। इन्हें कहा मिस्टर A को, भाईजान आपने हमसे 5 लाख का लोन लिया हुआ था, हम आपका बनता डिविडेंड 7 लाख का है, जो आपने हमसे लोन लिया था हम वो लोन एडजस्ट करवा लेते हैं, हम आपको रिमेनिंग कितनी पेमेंट करेंगे, 2 लाख की पेमेंट करेंगे। देखें, ये जो पेमेंट सेट ऑफ हुई है ना, ये वाली पेमेंट जो सेट ऑफ हो गई है असल डिविडेंड से, जो एडजस्ट हो गई है, ये डिविडेंड नहीं होगा, ये डिविडेंड कंसीडर नहीं होगा।
ये जो ओवर एंड अबव गई है ये डिविडेंड है। ये जो अमाउंट असल डिविडेंड में से हमने लोन की मद में एडजस्ट कर ली है उसको डिविडेंड नहीं मानते। वो अमाउंट जो हम लोन की मद में एडजस्ट कर लेते हैं असल डिविडेंड में से, वो डिविडेंड नहीं होता। लाइन है सब्सिक्वेंट डिविडेंड इफ द पेमेंट इफ सेट ऑफ अगेंस्ट द लोन ऑलरेडी ट्रीटेड, के बाद में डिविडेंड दिया, उसमें से जो हमने लोन दिया था उसको हमने सेट ऑफ कर लिया, उसको एडजस्ट कर लिया, तो वो जो एडजस्टमेंट हुई है वो हमारा कंसिडर नहीं होगा। यही दो एडजस्टमेंट है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको पास्ट पेपर में बहुत ज़्यादा मिलेंगी और ये बहुत ज़्यादा टेस्टेड है। ये दो एक्सेप्शन, ये हमारे सिनेरियोज हैं जो उसने हमें क्या किए हुए हैं, पास्ट पेपर में पूछे हुए हैं। ओके, तो ये याद रखनी है। उसके अलावा जो भी हमारी पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं, मतलब वो कंपनीज़ जो पाकिस्तान में तेल निकालने आई हैं, एक तो हमारी हुकूमत अवाम का तेल निकालने आई है ना, उनकी बात नहीं कर रही, वो तमाम फ़ॉरेन कंपनी जो पाकिस्तान में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के लिए आई हैं, अगर वो यहाँ पे काम कर रही हैं और अगर वो कोई आफ्टर टैक्स प्रॉफिट वगैरह जो है अपने मुल्क से बाहर भेजती हैं, अपने मुल्क में भेजती हैं, तो वो भी कभी डिविडेंड कंसीडर नहीं होगा। उसके बाद जब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, ख़त्म हो गई, या कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि नहीं हम अपना कैपिटल रिड्यूस कर सकते हैं, हम अपना कैपिटल क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और आप आए हम डिबेंचर्स वापस कर दें या अपने शेयर्स वापस कर दें, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो पैसे लेके पहुंच जाएंगे, जी हमें भी दे दें, हमें भी वापस कर दें। अगर कोई ऐसा बंदा जो कंपनी से अपॉन लिक्विडेशन पैसे लेने पहुंचा है, जो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं था और उसका उस सरप्लस एसेट्स में हिस्सा नहीं था, उसको जो अमाउंट पे की जाएगी वो भी डिविडेंड कंसीडर नहीं होगा। जैसे एक बंदा है वो कंपनी का क्रेडिटर है, मतलब वो कंपनी को उधार के ऊपर माल जो है देता है, क्या करता है, कंपनी को उधार पे माल बेचता है, और कंपनी ने उससे सामान लिया, कंपनी ने उसको सिक्योरिटी के तौर पे क्या पकड़ा दिया, डिबेंचर पकड़ा दिया, और कंपनी बंद हो गई। वो देखा भाई पैसे दो, पहुंच गया डिबेंचर्स लेके, उसने कहा ठीक है सबूत दो, उसने कहा ये डिबेंचर्स हैं, ये पकड़ो डिबेंचर, जो मेरी पेमेंट कर दो, इसको पेमेंट कर दी। अब ये बंदा इज़ नॉट एंटाइटल्ड, वो जब कंपनी बंद हो रही थी वो उसमें पेमेंट रिसीव करने के लिए वाजिब नहीं था, वैलिड नहीं था, एलिजिबल नहीं था, बट हो गया है, इसको जो अमाउंट पे की जाएगी ये भी डिविडेंड कंसीडर नहीं होगा। पहली दो इंपॉर्टेंट है और बाकी दो जो हैं ये आपकी रीड ओनली है। उसके बाद है रेट ऑफ डिविडेंड, पेपर में गिवन होंगे, पेपर में आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में रेट गिवन होंगे, पेपर में याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो नॉर्मल डिविडेंड रेट है वो कितना है, 15% है। कितना है, 15%। जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनीज़ हैं IPPs, उसको अगर वो डिविडेंड पे करेंगी 7.5% है। उसके अलावा कोई ऐसी कंपनी जिसका टैक्स लॉस था या कैरी फॉरवर्ड था या एग्जेम्पशंस थी, उसकी वजह से उसका कोई टैक्स वगैरह नहीं आया और उसको सारा पे करना पड़ रहा है, तो उस पर कितना होगा, 25%। जो SPVs वगैरह हमारे बनते हैं, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल वगैरह, अगर कोई रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या स्कीम वगैरह है उस पर 0% है, उसके अलावा किसी को पे करेंगे तो 35% है, और नॉर्मल डिविडेंड रेट कितना है, 15%। आपको सिर्फ कुछ याद नहीं करना, पेपर में अगर डिविडेंड गिवन हुआ तो आपको रेट गिवन होगा, इसलिए आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है ये हमेशा आपको गिवन होंगे। अब सवाल है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किसे कहते हैं, तो ये डेफिनेशन आपकी रीड ओनली है, इस डेफिनेशन को भी याद नहीं करना, याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि जो हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स है ना, जो रिजर्व्स पड़े हैं, वही हमारा क्या होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कंसीडर होता है। मतलब कहते हैं जी एनी रिजर्व दैट इज़ मेड फॉर होली और पार्टली ऑफ एनी अलाउंस, रिडक्शन और एग्जेम्पशन फॉर ऑल प्रॉफिट्स, मतलब जो प्रॉफिट्स के लिए हमने अमाउंट रखी होती है वो क्या करेंगे, वो हम इसमें लेके आ रहे होते हैं। उसके अलावा हम क्या करेंगे, यदि कोई प्रॉफिट्स वगैरह जो है आपने रखे हुए हैं कि जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो लिक्विडेट होते हुए हम क्या करेंगे, हम उसको लेके चले जाएंगे, तो वो भी हमारी क्या होगी, वो भी हमारी डिविडेंड जो है वो कंसीडर हो रही होगी, वो भी हमारा क्या होगा, वो भी हमारा डिविडेंड कंसीडर हो रहा होगा, सॉरी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है कंसीडर हो रहा होगा। तो ये सिर्फ रेट ओनली है जैसे सवाल है कि यू आर अ टैक्स पार्टनर इन अ लोकल फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज्यूम करें आप लोग पार्टनर हैं, एज्यूम कर रहे हैं,
ये पीआरसी के निब्बा निब्बी जो अभी उठ के आए हैं, ये मैंने क्या आपको उठा के फर्म का पार्टनर बना दिया, सड़क से उठा के स्टार बना दिए। यू हैव बीन अप्रोच बाय सम ऑफ द क्लाइंट फॉर ओपिनियन ऑन द पॉसिबल टैक्स इम्प्लीकेशन ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन मैटर्स। ये कुछ मैटर्स हैं, बताएं जी आप लोगों से ओपिनियन। मतलब वो लोग जो घर में मशवरा दे, घर वाले कमरे से बाहर निकाल देते हैं। वो लोग जो घर में सेकंड टाइम रोटी मांगे, रोटी नहीं देते। अफ्तारी के वक्त जिनको सेकंड टाइम खजूर नहीं मिलती, उससे मशवरा मांगा जा रहा है। क्या कि अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट मैटर्स। बताएं जी टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगी। कहता है जी इस तरह के सिनेरियो आते हैं डिविडेंड में से। ऑन 31 जुलाई 2019 नोबल प्राइवेट लिमिटेड रिसीव अ नोटिस फ्रॉम ऑफिस ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। उसको नोटिस मिल गया कि भाईजान टैक्स जमा कराएं 37,50,000 रुपये का इन रिस्पेक्ट ऑफ अ लोन फॉर रुपीज़ 25 लाख। कितना लोन था? 25 लाख था। उसकी मद में हमें क्या करना है, आपने टैक्स जो है जमा करवाना है। विच वॉज प्रोवाइडेड बाय एनपीएल, जो एनपीएल ने दिया था अपने एक शेयर होल्डर को 31 दिसंबर 2018 को। और एनपीएल के उस वक्त प्रॉफिट कितने थे? 20 मिलियन थे। पहली बात है ये सिनेरियो है, नोटिस आ गया है, बताएं जी क्या सही है क्या गलत है। पहली बात है कि प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी ने अगर लोन दिया है तो प्राइवेट कंपनी अगर लोन देगी तो वो लोन तो नहीं होगा, वो तो होगा हमारा डिविडेंड। वो क्या होगा? हमारा डिविडेंड होगा। बात तो ठीक है। अब असूल ये है कि उस डेट पे जब हमने लोन दिया होगा, उस डेट पे जितने हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे उतना ही हमने क्या करना है, डिविडेंड शुमार करना है। ये डेट थी, हमारे प्रॉफिट कितने थे? 20 मिलियन के थे। तो अगर हम 20 मिलियन के हमारे प्रॉफिट्स थे, अगर हमारा डिविडेंड मैक्सिमम इतना ही शुमार होगा, 20 मिलियन का अगर हम 15% लें, 20 1 2 3 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 15%, ये कितना होगा? 30 लाख। कितना बनता है? 3 मिलियन। तो हमारे हिसाब से, हमारे नहीं लॉ के हिसाब से कितना बनता है टैक्स? 3 मिलियन। इससे कितना आ गया? 37,50,000। तो हम कह देंगे कि भाईजान ये नोटिस तो गलत है, हम इतना टैक्स पे नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि ठीक है, जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा हम उतना ही डिविडेंड मानेंगे, लेकिन उसके ऊपर रेट लगाएंगे और टैक्स हमारा कितना बनेगा? 3 मिलियन बनेगा। तो हम 3 मिलियन जो है आपको पे कर देंगे, 37,50,000 जो है हम पे नहीं करेंगे। तो ये जवाब जो है आपने लिखना होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? के रिमेंबर, अभी हम चीज़ पढ़ के आए हैं स्टार्टिंग में FTR। रिमेंबर FTR की कोई भी इनकम है, याद रखिएगा, FTR की कोई भी इनकम है, FTR की इनकम में से कोई एक्सपेंस लेस नहीं हो सकता। FTR की इनकम में से कोई खर्चा लेस नहीं हो सकता। 1000 रुपये की इनकम कमाई है, 1000 ही रहेगी, 1 रुपये का भी एक्सपेंस अलाउ नहीं है। लेकिन होता यह है कि समटाइम्स जब कंपनी हमें डिविडेंड पे करती हैं, जब हमें कंपनी क्या करती हैं, कंपनी हमें डिविडेंड पे करती हैं, तो वो उसमें से ज़कात काट लेती हैं। वो ज़कात काट के और टैक्स काट के हमें नेट डिविडेंड पे करती है। फॉर एग्जांपल कंपनी कहती है जी डिविडेंड आपका 1 लाख रुपया था और मैंने आपकी 20,000 जो है वो ज़कात काट ली है और कंपनी मुझे पे करती है 80,000 रुपया। अब रिमेंबर, जब मैं इनकम डिक्लेयर करूँगा, मेरा डिविडेंड लाख रुपया ही होगा। मैं कहूँगा मेरा डिविडेंड इतना ही है, लाख रुपया। लेकिन जो ज़कात कटी है, मैं इस ज़कात को एज आ डिडक्टेबल अलाउंस के तौर के ऊपर क्या करवा लूँगा, क्लेम करवा लूँगा, लेस करवा लूँगा। और इस चीज़ को हम सीखेंगे न्यूमेरिकल्स में जाके कैसे होती है, कैसे नहीं होती। ठीक है? अगर अच्छा जिस बंदे ने आपका टैक्स काटना था, अगर वो टैक्स आपका गलत काट ले, कम काट ले, तो हम ज़्यादा पे कर देंगे जब रिटर्न जमा कराएंगे। अगर ज़्यादा काट ले तो जब हम रिटर्न जमा करवाएंगे तो हम टैक्स को क्या कर लेंगे, एडजस्ट जो है वो कर लेंगे। ठीक है? ये चीज़ याद रखनी है और ये चीज़ है इम्पॉर्टेंट। ये रूल जो है इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पेपर में कभी भी आ सकता है। वो है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी आपको डिविडेंड पे करे, रूल क्या है, कोई फॉरेन कंपनी अगर आपको डिविडेंड पे कर रही है, उसका असूल क्या है। देखें, मैं सिर्फ समरी लिखी है, बुक में भी समरी है, क्या कि अगर वो कंपनी, फॉरेन कंपनी, अगर टैक्स काट रही है 15%,
मतलब उन्होंने भी टैक्स काट के पे किया तो आपका एफटीआर का ही पार्ट बनेगा। अगर उस कंपनी ने टैक्स नहीं काटा तो आपका एनटीआर का पार्ट बनेगा। सिंपल। देखिए कहता है जी, अगर कोई फॉरेन कंपनी है, आपने एक जी एबीसी कंपनी से पैसे लिए हैं और एबीसी कंपनी जो है वो यूके में है और इस यूके बेस्ड कंपनी ने इस इनकम के ऊपर जो है वो टैक्स काटा है उसी प्रिंसिपल के तहत जो पाकिस्तान में है, मतलब 15%। तो हम किसका पार्ट बनाएंगे? इसको एफटीआर का ही पार्ट बनाएंगे कि हमारे मुल्क में भी 15% टैक्स था, आपने भी 15% टैक्स काट लिया, एफटीआर का पार्ट बनाएंगे। लेकिन अगर उस फॉरेन कंपनी ने, वो फॉरेन कंपनी जिसे डिविडेंड दिया है, उसने डिविडेंड इनकम पे पाकिस्तानी लॉस के मुताबिक टैक्स नहीं काटा, तो किसका पार्ट बनेगी? ये एनटीआर का पार्ट बन रही होगी। किसका पार्ट बनेगी? एनटीआर का। तो सिंपल, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसको नोट कर लेना कि जो भी मेरे पास फॉरेन कंपनी है, जो भी मेरे पास फॉरेन कंपनी है, अगर फॉरेन कंपनी टैक्स जो है वो डिडक्ट करती है, इफ़ द आंसर इज़ येस देन डिविडेंड विल बी अ पार्ट ऑफ माय एफटीआर। अगर फॉरेन कंपनी जो है वो टैक्स डिडक्ट नहीं करती, इफ़ द आंसर इज़ नो देन डिविडेंड विल बी अ पार्ट ऑफ माय एनटीआर। और पास्ट पेपर में एक न्यूमेरिकल है, मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जिसमें डिविडेंड जो है हमारा किसका पार्ट बन रहा होगा? एनटीआर का पार्ट बन रहा होगा। किसका पार्ट बन रहा होगा? एनटीआर का पार्ट बन रहा होगा। एंड दिस इज द ओनली सिनेरियो इन विच डिविडेंड इज गोइंग टू बी ट्रीटेड इन द एनटीआर। इज दैट क्लियर? तो ये समरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं डिविडेंड के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो भी हमने पढ़े हैं। कहता है जी, अब ये सारे सिनेरियोज जितने भी डिविडेंड के पॉसिबल हैं ना, ये सारे मैं आपको अभी करवा रहा हूँ ताकि डिविडेंड में पंगा ना पड़े। कहते हैं डिटर्मिन द अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज डिविडेंड। बताएं कौन सी अमाउंट हम डिविडेंड के तौर पर ट्रीट करेंगे। ओमेगा प्राइवेट लिमिटेड है, ओके। इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग एंड सेल ऑफ फर्टिलाइजर्स, ओके। किसका काम कर रही है? खाद का। द कंपनी हैज़ एक्सटेंडेड लोन ऑफ ₹2.5 मिलियन टू वन ऑफ इट्स शेयर होल्डर ऑन 30 जून। कितने का लोन दे दिया है? 2.5 मिलियन का लोन दे दिया। किसको? अपने शेयर होल्डर को। कब? 30 जून 2021 को। उस वक्त कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने थे? 1.8 मिलियन। अभी हम पढ़ के आए हैं जितने हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होंगे हम उतना ही डिविडेंड मानते हैं। तो मेरा डिविडेंड कितना कंसीडर होगा? 1.8 मिलियन जो है ये मेरा डिविडेंड कंसीडर होगा और इसके ऊपर 15% टैक्स जो है वो पे कर दिया जाएगा। तो दैट इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो हम क्या कर रहे होंगे? ट्रीट कर रहे होंगे। गॉट इट? उसके बाद है जी रॉबिन पेट्रोलियम इंटरनेशनल। रिक्वायरमेंट है, एक्सप्लेन द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन आरपीआई's ब्रांच इन द पाकिस्तान ऑफ रेमिटेंसेज ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट टू इट्स हेड ऑफिस इन द नेदरलैंड। जो उसकी आरबीआई की ब्रांच पाकिस्तान में काम कर रही है, जो प्रॉफिट भेजेगी तो उस पर क्या ट्रीटमेंट होगा। कहता है जी, रॉबिन पेट्रोलियम इंटरनेशनल अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन नेदरलैंड, कंपनी डेनमार्क नेदरलैंड की है, इज़ ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान एज अ ब्रांच, पाकिस्तान में एज अ ब्रांच के तौर पर काम कर रही है। RPI has entered into an agreement with the GOP, which RPI has been given the right to explore and produce crude oil and natural gas in the specified area of Central Pakistan। भाई सिंपल सी बात है, अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर कोई कंपनी जो पेट्रोलियम एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए है, अगर वो पाकिस्तान में काम कर रही है, वो जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट रेमिट करेगी अपने हेड को, अपने पेरेंट को, उसको हम डिविडेंड नहीं मानेंगे। अभी मैंने आपको यहाँ पे ये जो थर्ड एक्सेप्शन है, रेमिटेंसेज ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बाय अ ब्रांच ऑफ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी, ये एक्सेप्शन में आती है, इसको हम डिविडेंड नहीं मान रहे होंगे, तो ये डिविडेंड नहीं आएगा। डन। उसके बाद है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस एडवांस और लोन टू अ शेयर होल्डर बाय अ प्राइवेट कंपनी वुड बी ट्रीटेड एज डिविडेंड विद रेफरेंस टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। सर 2 लाइनें, सिंपल सी बात है, 2 लाइनें। कौन सी? अमाउंट एक्सपेंडेड बाय अ प्राइवेट कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स शेयर होल्डर और लोन और एडवांस गिवन बाय अ प्राइवेट कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर से हम क्या मानेंगे? इसको हम डिविडेंड मान रहे होंगे। ये 2 बातें लिखनी है, 2 लाइनें, नंबर पूरे मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद है सवाल देखते हैं जी। रिक्वायरमेंट है, हाउ मच अमाउंट रिसीव बाय शिवानी ग्रुप इज डिविडेंड। शिवानी ग्रुप को कितने डिविडेंड हम कंसीडर करेंगे?
कहता है रोज कंपनी लिमिटेड हैज़ अ पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 मिलियन। कितना कैपिटल है? 5 मिलियन का। 5 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक शेयर है। ऑन 30 जून 2001 द कंपनी बैलेंस शीट शोज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ ₹1.5 मिलियन। इतना उसका प्रॉफिट है। लास्ट ईयर कंपनी ने रिजर्व 1 मिलियन के भी क्रिएट किए थे, तो 2.5 मिलियन के उसके रिजर्व हैं टोटली। कंपनी लिक्विडेट हो गई है, कंपनी खत्म शुद्ध हो गई है, मंगल बुध खत्म शुद्ध। ऑफिशियल लिक्विडेटर रियलाइज 6.5 मिलियन। समाजमून बेचा है, कितने पैसे मिले हैं? 6.5 मिलियन। और उसने कहा है हम शेयर होल्डर्स को 13 रुपये पर हिसाब से क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। समाजमून बेच दिया है, ऐलान कर दिया हमने कंपनी बेच दी है कबाड़िए को। अब जिस जिसके पास शेयर लेता है हम पर शेयर क्या करेंगे? 13 रुपीज़ की पेमेंट कर देंगे। शिवानी ग्रुप के पास कितने शेयर्स हैं? 2 लाख शेयर्स हैं। अब देखें, शिवानी ग्रुप को पेमेंट होनी है 13 के हिसाब से। इसने शेयर कितने का लिया था? 10 रुपये का। कितने शेयर हैं इसके पास? 2 लाख है। तो क्या आंसर आएगा? 6 लाख। ये जो 6 लाख इसको एक्स्ट्रा मिला है, इजाफे मिला है, ये शिवानी ग्रुप के लिए क्या कहलाएगा? डिविडेंड कहला रहा होगा। अब इस पॉइंट से रिलेट कर रहा है ये आखिरी पॉइंट, क्या था कि लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, जब कंपनी ख़त्म हो रही है उस वक्त जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है वो भी हमारा क्या कहलाता है? डिविडेंड कहलाता है। तो ये मेरा इसका जवाब बनता है। 6 लाख रुपया जो है वो क्या होगा? शिवानी एंड कंपनी के लिए डिविडेंड कंसीडर हो रहा होगा। उसके बाद ये सवाल देखें, ये मार्च 8 में भी आया हुआ है, मार्च 14 में भी आया, मार्च 19 में। मैं आपको पास पेपर साझा कराता हूँ। आप लोगों को लगता है शायद हम पास पेपर अलग कर रहे होंगे, बट मोस्ट ऑफ द पास पेपर जो हैं वो हम क्या कर रहे होते हैं? हम साथ साथ कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स की फॉर्म में, रेफरेंसेस की फॉर्म में हमने क्या किए होते हैं? पास पेपर जो हैं साथ साथ किए होते हैं। अब ये सारे के सारे आपको पास पेपर जो है वही करवा रहा हूँ बीच में, ठीक है। कहता है सर्टेन टाइप्स ऑफ पेमेंट बाय अ प्राइवेट कंपनी टू देयर शेयर होल्डर कैन बी ट्रीटेड एज डिविडेंड। कि अगर प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को कोई पेमेंट वगैरह कर रही है तो वो डिविडेंड है। स्टेट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस रूल एंड एक्सेप्शन। बताएं कब डिविडेंड होगा और कब डिविडेंड नहीं होगा, दोनों पूछें। अगर सिंपल सी बात है, ये 2 लाइनें हमें बताएंगी कब डिविडेंड होगा। ये क्या करेंगी? ये हमें बताएगी कब डिविडेंड होगा, और ये 2 लाइनें हमें बताएंगे कब डिविडेंड नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, कह देंगे इस सवाल के जवाब में कि अगर प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए कोई अमाउंट स्पेंड करती है वो डिविडेंड है। कोई प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डर को लोन देती है वो डिविडेंड है। ये 2 डिविडेंड की बातें होगी। डिविडेंड कब नहीं है? कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी ने, जिसका काम है मनी लैंडिंग बिजनेस है, अगर उसने कोई लोन दिया तो वो लोन ट्रीट होगा, वो डिविडेंड नहीं होगा। उसके अलावा अगर किसी कंपनी ने सब्सिक्वेंट डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और उसमें से उसने वो लोन की अमाउंट एडजस्ट कर ली है तो वो भी हमारा डिविडेंड ट्रीट नहीं होगा। तो 2 बातें डिविडेंड है, 2 बातें डिविडेंड नहीं है। इज दैट क्लियर? उसके बाद है अ कंपनी एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हैज। अब कंपनी किस पे काम कर रही है? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में। ओके। decided to provide loan to one of its shareholder, explain the tax implication on the company as well as shareholder if the company। बताएं नहीं क्या होगा अगर कंपनीज एक्ट में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत रजिस्टर्ड है। अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी के तहत रजिस्टर्ड है, अगर वो अपने शेयर होल्डर को लोन देगी तो वो लोन ट्रीट नहीं होगा, बल्कि क्या ट्रीट होगा? डिविडेंड ट्रीट होगा, और उसके ऊपर 15% टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। अगर वो कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, मतलब अंडर कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है, अगर प्राइवेट कंपनी नहीं है तो वो लोन देगी तो इसको हम क्या करेंगे? लोन ही कंसिडर करेंगे। इसमें लोन होगा और इसमें क्या होगा? हमारा डिविडेंड कंसिडर हो रहा होगा। गॉट इट? उसके बाद मार्च 12 का सवाल है, तांबा पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज अप्रूव अ 3-year लोन टू वन ऑफ इट्स मेजर शेयर होल्डर। एक्सप्लेन द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन ऑन द कंपनी एज वेल एज शेयर होल्डर। भाई सिंपल सी बात है, प्राइवेट कंपनी है, दवाइयाँ बना रही है, उसे लोन अप्रूव कर दिया है, तो ये लोन ट्रीट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? डिविडेंड कंसीडर हो रहा होगा।
अगला सवाल मार्च 13 का है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म डिविडेंड एज रेफर टू इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड के सारे डेफिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन की ये आपने लिखनी है कि डिविडेंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी टू शेयर होल्डर है, उसमें डारफॉल शामिल होगा, ये सारा कुछ लिखेंगे, आपकी डेफिनेशन आ जाएगी। ये वन एंड ओनली टाइम उसने पूछी है डेफिनेशन, उसके बाद उसने डेफिनेशन नहीं पूछी। फिर सवाल देखते हैं सितंबर 14 का, ब्रीफली डिस्कस द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हैज टू प्रोवाइड अ लोन ऑफ ₹5 बिलियन टू वन ऑफ इट्स शेयर होल्डर फॉर द परचेज ऑफ हाउस। भाई कंपनी कौन सी है, प्राइवेट लिमिटेड, किसको लोन दिया, शेयर होल्डर को, तो ये लोन कंसीडर नहीं होगा, बल्कि हम इसे क्या कंसीडर करेंगे, ये हमारा डिविडेंड कंसीडर होगा। और इस 5 मिलियन के ऊपर 15% जो है टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कितना बनेगा 7.5 लाख रुपया जो है पे करना पड़ेगा। फिर सितंबर 18 का सवाल है, ऑन 25 अगस्त 2018 ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू हैज़ इशू अ नोटिस टू राहत फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी को हाईलाइट कर लेते हैं, फूड्स का काम कर रही है। नोटिस है टू डिपॉजिट विद होल्डिंग इनकम टैक्स ऑफ ₹1950000, कितना टैक्स पे करना है, 19,50,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ अ लोन, लोन की मद में कितना लोन है, 13 मिलियन गिवन टू मिस्टर नदीम अ शेयर होल्डर ऑफ RFPL, ये आपका एक शेयर होल्डर, इसको आपने लोन दिया, इसके ऊपर टैक्स पे करो। बाय ट्रीटिंग द अमाउंट ऑफ लोन एज अ डिविडेंड, क्या है, आप इस लोन को क्या ट्रीट कर रहे हैं, डिविडेंड ट्रीट कर रहे हैं। कंपनी को नोटिस मिला 30 अगस्त 2018 को, लेकिन RFPL कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक हमने लोन दिया था 25 मई 17 को, जब हमारे प्रॉफिट्स थे 12 मिलियन। अब हम पढ़ के आए हैं, जितने हमारे प्रॉफिट्स होंगे हम उतना ही डिविडेंड कंसीडर करेंगे। तो हमारे प्रॉफिट थे 12 मिलियन, 12 मिलियन के ऊपर आप लगाएं 15%, कितना बनेगा, दैट वुड बी 1.8 मिलियन। हम कहेंगे कि भाई हमारा डिविडेंड इतना होगा, हम आपको इतना टैक्स पे कर देंगे, जो आपने टैक्स डिमांड किया वो टैक्स हम आपको पे नहीं कर सकते, बिकॉज एट दैट टाइम हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1.12 मिलियन के थे। इज दैट क्लियर, समझ आई? चलें जी आगे डिस्कशन करते हैं, और अब बात करते हैं हम बोनस शेयर्स की, कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं, हम इनको अब तफसील में डिस्कस करेंगे। सुपर इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोनस शेयर्स, और बोनस शेयर्स की टैक्सेबिलिटी वगैरह क्या है वो भी हमने लेके चलनी है। देखें जो बोनस शेयर्स हैं ना हमारे, जब भी कंपनी बोनस इशू करेगी तो बोनस जो है वो किसका पार्ट बनेंगे, FTR का पार्ट बनेंगे। अब कंपनी बोनस इशू करती क्यों है, सवाल ये है कि जब भी कंपनी जो है वो बोनस इशू करती क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न टू इशू द बोनस। अब इसमें होता ये है कि कंपनी ने क्या करना है, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करना है। कंपनी ने क्या देना है, डिविडेंड, और डिविडेंड जो है वो हमें देती है कैश की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में देती है, कैश की फॉर्म में देती है। कंपनी कहती है हमें कैश इस दफ़ा नहीं देना, कि हम आपको डिविडेंड दें, और आप क्या करते हैं, आप कैश के बदले में शेयर्स दे देते हैं। ये जो शेयर्स कैश के बदले में दिए जाते हैं बीइंग अ डिविडेंड, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम बोनस शेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें बोनस शेयर्स जो है वो कह रहे होते हैं, ये हमारे बोनस शेयर्स कहलाते हैं। अब जब डिविडेंड मिलता है, हमने देखा था डिविडेंड जब भी मिलेगा उसके ऊपर 15% टैक्स जो है वो लगेगा, लेकिन जब बोनस शेयर्स मिलेंगे तो रिमेंबर बोनस शेयर्स के ऊपर हम कितना टैक्स लगाएंगे, हम 10% टैक्स जो है वो लगा रहे होंगे। इसके ऊपर बोनस शेयर्स के ऊपर जब मिलेंगे कितना टैक्स, 10%। और ये जो बोनस शेयर के ऊपर टैक्स लगेगा ये किसका पार्ट बनेगा, हमारा FTR का पार्ट बन रहा होगा। अब सवाल ये है कि बोनस शेयर्स जो हमें मिलते हैं ये तो हमें मिलने हैं मुफ्त में, फ्री में मिलने हैं, तो हमने टैक्स लगाना है, हमने किस वैल्यू के ऊपर, किस कीमत के ऊपर टैक्स लगाना है वो हमने यहाँ पे देखना है। इसके लिए देखिएगा कि जो वो वैल्यू जो FBR स्पेसिफाई करेगा उसके ऊपर क्या करना है, टैक्स लगाना है। अब सवाल ये है कि हम इस वैल्यू को डिटर्मिन कैसे करेंगे, हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो पहला है कि वैल्यू डिटर्मिन करने का रूल क्या है, कि जो कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है, क्या करेगी, जो कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है वो क्या करेगी, वो
जब अपने बुक्स क्लोज करेगी, ठीक है, उस दिन जो शेयर्स की वैल्यू होगी उसके ऊपर क्या करेगी, 10% के मुताबिक जो है वो टैक्स लगा लेगी। मतलब जब वो अपने बोनस के लिए बुक्स क्लोज कर रहे हैं, उस दिन जो शेयर की वैल्यू होगी उसके ऊपर क्या करेगी, 10% बोनस लगा देगी। और ये बोनस के ऊपर जो टैक्स होगा ये 15 डेज़ के अंदर क्या करना है, हमने गवर्नमेंट को पे करना है। क्या करना है, 15 डेज़ में हमने गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि बोनस के ऊपर रेट क्या है। बोनस का रेट जो है वो 10% है। कब तक टैक्स पे करना है कंपनी ने, 15%। अब कंपनी कैसे टैक्स पे करेगी, कंपनी कहेगी शेयर होल्डर को कि भाईजान बोनस शेयर लेने हैं, कहेगा जी हाँ जी हाँ जी लेने हैं, लेने क्यों नहीं लेने, कहेंगे ठीक है हम तुम्हें बोनस दे रहे हैं, तुम्हारे बोनस शेयर्स की ये वैल्यू बनती है, इसके ऊपर ये टैक्स की अमाउंट है, हमें जमा करा दो। वो इससे टैक्स लेके क्या करेगी कंपनी जो है वो डिपार्टमेंट को, एफ को जमा जो है वो करवा रही होगी। जो चीज़ आपने याद रखनी है, 15 डेज़ के अंदर अंदर क्या करना होता है, इन्होंने टैक्स जो है वो सबमिट करवाना होता है। अब सवाल ये है कि बोनस की वैल्यू क्या होगी, किस वैल्यू के ऊपर बोनस लगेगा। पहला है लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी वो है जिसके शेयर्स जो हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, जिसके शेयर्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। उसके लिए सिंपल सी बात है, जब वो अपनी बुक्स क्लोज करेंगे फॉर डिविडेंड पर्पस, उस दिन शाम के वक्त जो मार्केट में वैल्यू होगी शेयर्स की, वही हम वैल्यू कंसीडर करेंगे बोनस शेयर्स की। मतलब अगर कंपनी जो है वो अपने शेयर्स के लिए बुक क्लोजर करती है 2 अगस्त 2024 को, 2 अगस्त 2024 को जो शाम के वक्त शेयर की वैल्यू है वही हम क्या करेंगे, वैल्यू कंसीडर करेंगे, और उसके मुताबिक जो है वो टैक्स पे हो रहा होगा। उसके अलावा अगर लिस्टेड कंपनी के अलावा है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, मतलब वो कंपनी जिसके स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर शेयर्स ट्रेड नहीं होते, या प्राइवेट कंपनी, या हमारे पास प्राइवेट कंपनी आती है। अब प्राइवेट कंपनी के भी शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं हो रहे होते। इसके लिए रूल क्या होगा, इन शेयर्स की वैल्यू निकालने के लिए, बिकॉज जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू के ऊपर हम रेट लगाएंगे। रेट हमारे पास 10% है तो हमारे पास टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। इसका रूल क्या है कि इसका रूल ये होगा कि हम या तो लेंगे शेयर्स की फेस वैल्यू, या हम शेयर लेंगे शेयर्स की ब्रेकअप वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब है कि हमने कितने का शेयर इशू किया हुआ है, वो ब्रेकअप वैल्यू। ब्रेकअप वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जो मेरे पास शेयर कैपिटल होगा, जो मेरे पास रिज़र्व्स वगैरह होंगे, ठीक है, इनको हम जमा करेंगे। ये चाहिए रिज़र्व्स में शेयर कैपिटल रिज़र्व और शेयर प्रीमियम रिज़र्व नहीं आते, उसके अलावा रिज़र्व्स आएंगे। इसको जितने मेरे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास ब्रेकअप वैल्यू जो आ जाएगी। मैंने ये ब्रेकअप वैल्यू और फेस वैल्यू को कंपेयर करना है, जो इन दोनों में हायर होगी, जो इन दोनों में हायर होगी उसके ऊपर क्या करूँगा, मैं रेट जो है वो लगा रहा हूँगा। तो बोनस के शेयर्स जो हैं वो हम जो है वो कर रहे होते हैं यहाँ पे कंसिडर इस तरह से कर रहे होते हैं कि जब बोनस शेयर्स हैं उनकी वैल्यू कंसिडर करने का रूल क्या होता है, हमारा ये रूल होता है कि अगर पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं तो जो डे एंड के ऊपर हमारी वैल्यू होगी वो लगती है। अगर प्राइवेट कंपनी का रूल है तो उसके लिए फेस वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू विच एवर इज़ हायर, उसके ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, हम रेट जो है वो लगा रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट एरिया, इस अटैम्प्ट में कंफर्म सवाल इसमें से आपको आ रहा है, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। इस टाइम में हम जाएंगे जब न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, या सवाल जो होगा आपको इस दफ़ा बोनस शेयर्स की टैक्सेशन मिल रही होगी। अच्छा, अभी जब कंपनी होगी, जब कंपनी ने बोनस शेयर इशू करने हैं तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी शेयर होल्डर से ऑलरेडी क्या कर लेगी, टैक्स जो है वो कलेक्ट कर लेगी, टैक्स वसूल कर लेगी, और टैक्स वसूल करने के बाद फिर क्या करेगी, बोनस शेयर जो है वो इशू करेगी। अगर शेयर होल्डर टैक्स पे नहीं करता, मतलब 15 डेज़ ऑफ शेयर्स इशू के बाद, मतलब कंपनी ने शेयर इशू किए हैं 1 जून 2024 को, और विद इन 15 डेज़ मतलब 15 जून तक आपने टैक्स कलेक्ट नहीं किया उनके ऊपर जितनी भी वैल्यू बनती थी, या कुछ भी नहीं अमाउंट वगैरह पे की, तो क्या करेगी कंपनी जो है वो उस बंदे के शेयर्स जो हैं वो बेच सकती है
वो टैक्स रिकवर करवाने के लिए, और उसके बिहाफ पे क्या कर सकती है, वो पे कर सकती है कि ये जो है इसका इतना टैक्स बन रहा होता है। उसके अलावा एक और कंसेप्ट आता है हमारे पास बोनस शेयर्स का और डिविडेंड इन स्पीशी का क्या होता है। देखें बोनस शेयर का मतलब क्या है, अगर हम उसको देखें, एक कंपनी ए है, कंपनी ए ने अपने ही शेयर क्या करने हैं, फ्री में बांट देने हैं, मुफ्त में दे देने हैं, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे बोनस शेयर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, बोनस शेयर्स। अब एक कंपनी ए है, ठीक है, उसके पास कंपनी बी के शेयर्स हैं, ठीक है, एक कंपनी है, उसके पास क्या है, कंपनी बी के शेयर्स हैं। वो अपने शेयर होल्डर्स को इन्होंने डिविडेंड देना है और वो कहते हैं हमने बोनस देना है। वो अपने शेयर्स नहीं देती कंपनी के, बल्कि इस कंपनी के शेयर्स इन्हें फ्री में दे देती है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, डिविडेंड इन स्पीशी जो है कहला रहा होगा। ये भी डिविडेंड ही है, ये भी बोनस शेयर्स ही हैं, ट्रीटमेंट इसका सेम होगा, बट इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा डिविडेंड इन स्पीशी कहला रहा होगा। इसकी भी वैल्यू जो है वो हम इसी तरह डिटर्मिन करेंगे, और उसके ऊपर जो भी वैल्यू होगी 10% के हिसाब से हम टैक्स जो है पे कर रहे होंगे। और जो टैक्स हमारा पे होगा ये हमारा किसका पार्ट बनेगा, ये हमारा FTR का पार्ट जो है बन रहा होगा। ठीक है, अब सवाल हमारे पास यहाँ तक तो बड़ा आसान है। अब ICAP में आपके साथ क्या होने वाला है, या ICAP में क्या करेगा, ध्यान से सुनिएगा। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट थिंग वंस अगेन। ध्यान से फोकस होके, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड इन दैट सिनेरियो, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड इन दैट सिनेरियो। वो कह देगा कि आपको बोनस शेयर्स जो हैं वो रिसीव हुए हैं। क्या कहेगा कि आपको बोनस शेयर्स जो हैं वो रिसीव हुए हैं, मिले हैं। जब आपको बोनस शेयर्स मिलेंगे आप उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। जो वैल्यू आप डिटर्मिन करेंगे पब्लिक कंपनी में, मतलब जो लिस्टेड प्राइस होगी एट द डे ऑफ एंड, और प्राइवेट कंपनी में जो ब्रेकअप वैल्यू या फेस वैल्यू विच इज़ हायर है, उसके ऊपर 10% के हिसाब से क्या करेंगे, आप टैक्स पे करेंगे। और जो इसकी वैल्यू आएगी बेसिकली वो किसका पार्ट बनेगी, आपकी FTR का पार्ट बनेगी कि ये आपका जी बोनस आ गया। अब वो क्या कह सकता है कि जी आपको बोनस शेयर्स मिले थे और आप उन बोनस शेयर्स को क्या कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं। आपको बोनस शेयर्स मिल गए थे, आपने बोनस ले लिया, आप 1 माह बाद, 2 माह बाद, 1 साल के बाद क्या करते हैं, उन बोनस को डिस्पोज ऑफ करते हैं। जब बोनस को डिस्पोज ऑफ करेंगे तो हम कैपिटल गेन निकालेंगे। कैपिटल गेन जो है वो हमारा क्या होगा, जो मेरे पास कंसिडरेशन आएगी वो, मतलब जो हम पढ़ के आए हैं उसमें से लेस करवाई जाएगी कॉस्ट ऑफ शेयर्स। क्या करवाई जाएगी, कॉस्ट ऑफ शेयर्स, तो मेरे पास गेन आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ शेयर्स क्या होगी, यही ये जो वैल्यू थी जिसके ऊपर मैंने टैक्स पे किया था वो मेरी क्या कहलाएगी, कॉस्ट ऑफ शेयर्स जो है वो कंसिडर हो रही होगी फॉर द बोनस पर्सपेक्टिव। ये वाला एरिया जो है डिस्पोजल ऑफ बोनस शेयर्स ही आपका पेपर में जो है वो आ जाना है। अब ये मैंने आपके सामने एक ये समरी, ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, ये आपने याद रख देनी है कि हमें अगर हमारे पास बोनस शेयर्स हैं और बोनस शेयर्स को हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, हम बोनस शेयर्स को बेच रहे हैं, तो बेचने के ऊपर हमें क्या निकालना पड़ेगा, गेन निकालना पड़ेगा या लॉस निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होगा, जो मुझे कंसिडरेशन रिसीव होगी उसमें से मैंने जो है वो लेस करवाना है जो मेरी कॉस्ट ऑफ शेयर्स होगी। अब कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर्स डिटर्मिन करने का असूल क्या है, वो नीचे ये है। देखें, अगर पहली बात नंबर 1, सिनेरियो नंबर 1 क्या होगी कि अगर लिस्टेड कंपनी है, अगर पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी ने हम लोगों से टैक्स लिया होगा, मतलब उसने कोई भी XYZ अमाउंट होगी, उसने उस XYZ अमाउंट का 10% के हिसाब से क्या लिया होगा, हमारे पास टैक्स लिया होगा। वो जिस अमाउंट पे उसने टैक्स चार्ज किया होगा ना, वही मेरे लिए क्या बनेगी, कॉस्ट बनेगी। मतलब वो मुझे कहते हैं एक पब्लिक कंपनी ने शेयर्स दिए, उस पब्लिक कंपनी ने मेरे कारी लाख रुपए के हिसाब से 10% के हिसाब से उसने 10,000 रुपया टैक्स लिया था, उसने इस वैल्यू के ऊपर टैक्स लिया था, तो मेरे लिए कॉस्ट क्या बनेगी, यही कंसिडर हो रही होगी। अगर उसके अलावा
प्राइवेट कंपनी थी तो प्राइवेट कंपनी के लिए रूल क्या था, फेयर वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू, विच एवर इज़ हायर वही मेरी क्या होनी थी, कॉस्ट कंसिडर होनी है, तो वो कंसिडर करूँगा। बिकॉज इन दोनों में से किसी एक वैल्यू के ऊपर टैक्स जो है वो पे होना था। अगर कोई टैक्स पे नहीं हुआ तो मेरे लिए कॉस्ट क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। मतलब अगर मैंने बोनस शेयर्स के ऊपर कोई टैक्स पे नहीं किया तो बोनस शेयर्स की कॉस्ट मेरी क्या कंसिडर होगी, ज़ीरो रुपीज़ कंसिडर हो रही होगी। ये चीज़ याद रखनी है। फिर बोनस के डिस्पोजल के ऊपर मैं वापस आपको कैपिटल गेन में लेके चलूँगा। बोनस शेयर्स के डिस्पोजल के ऊपर हर एक चीज़ अप्लाई होगी जो हम कैपिटल गेन्स के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। कौन कौन सी, जैसे अगर आप पब्लिक कंपनी के शेयर्स डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, पब्लिक कंपनी थी, पब्लिक कंपनी ने आपको बोनस शेयर्स दिए, आप पब्लिक कंपनी के बोनस शेयर्स को क्या करते हैं, आप पब्लिक कंपनी के बोनस शेयर्स को डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो उसके लिए वही सारा रूल आपके ऊपर अप्लाई होगा जो हम पढ़ के आए हैं कैपिटल गेन में, कि मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन होनी चाहिए और NCCPL से क्लियरेंस हमने लेनी चाहिए। अगर मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन होगी, NCCPL से क्लियरेंस होगी, तो फिर हम इसको सिक्योरिटीज़ का पार्ट बनाएंगे और अंडर सेक्शन 37A के मुताबिक क्या करेंगे, हम इससे टैक्स जो है वो कलेक्ट कर रहे होंगे। इसके मुताबिक जो मेरा अंडर सेक्शन 37A होगा उसके मुताबिक हम टैक्स कलेक्ट कर रहे होंगे। और अगर मैंने पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचे हैं और मैंने अगर उसकी NCCPL से क्लियरेंस नहीं करवाई, जो हम सारा वहाँ पे रूल पढ़ के आए थे, फिर बेशक पब्लिक कंपनी के शेयर्स हों, हम उसको सेपरेट जिम का पार्ट नहीं बनाएंगे, बल्कि नॉर्मल के मुताबिक हम उसे क्या कर रहे होंगे, ट्रीट कर रहे होंगे। तो थिंक इज डैट के अगर बेशक बोनस शेयर्स ही क्यों ना हो, जो बोनस शेयर्स का डिस्पोजल है ना, बोनस शेयर्स के डिस्पोजल के लिए वही सारे रूल्स अप्लाई होंगे जो हम कैपिटल गेन में सिक्योरिटीज़ के लिए पढ़ के आ चुके हुए हैं। मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शनल, नोशनल एक्सपेंस और सारा कुछ जो है वो अप्लाई हो रहा होगा। आपने सिंपल बस यहाँ रखना है याद कि बोनस शेयर्स की कॉस्ट क्या होगी। तो पब्लिक कंपनी में बोनस शेयर की कॉस्ट क्या होगी, वो जिस प्राइस पे हम तो टैक्स लेंगे वही हमारी क्या बनेगी, कॉस्ट। प्राइवेट कंपनी में फेयर वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू विच एवरेज हायर वो हम कंसीडर कर रहे होंगे। और ज़ीरो कब होगी, जब हमने कोई टैक्स पे नहीं किया। ये हमारे पास है और ये इम्पॉर्टेंट है, ये इस अटैम्प्ट में आ जाना है। इंशाल्लाह इस अटैम्प्ट में आपको ये सवाल मिल रहा होगा। तो ये सारी हमारी कहानी किसके बारे में थी, बोनस शेयर्स के मुतालिक थी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है जो आपको आना चाहिए, जिसका कैपिटल गेन, देखिए बोनस शेयर्स मिलेंगे FTR में, बोनस शेयर्स बिकेंगे तो कैपिटल गेन का पार्ट बन रहे होंगे। आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। अब हम रॉयल्टी वगैरह किसे कहते हैं इसको डिस्कस करेंगे। ये रॉयल्टी की डेफिनेशन है, लाइक आप इसे क्रैम तो नहीं कर सकते, आप कहीं रट्टा मारना है रट्टा लग जाएगा, द आंसर इज़ नो, रट्टा ही लग सकता। अब इसमें के एक पॉइंट को हम रीड करते हैं, समझते हैं रॉयल्टी क्या है, किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं उसको देखते हैं। रॉयल्टी किसे कहते हैं, आपने अक्सर नाम सुना होगा कि जी हम गुडविल के पैसे जो है वो चार्ज कर रहे हैं, हमारा नाम ही काफ़ी है। आपने नाम सुना होगा जी हमारा नाम ही काफ़ी है, ब्रांड के नाम जो है वो चार्ज करेंगे, ब्रांडिंग के पैसे चार्ज कर रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रॉयल्टी कह रहे होते हैं। इसको एक दफ़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, बाद में सिर्फ 2 से 3 दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा, आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। कहता है जी रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, रॉयल्टी मीन्स एनी अमाउंट पेड। अब मैं साथ साथ तर्जमा कर रहा हूँ। रॉयल्टी का मतलब क्या है, कोई भी रकम जो पेड हो चुकी हुई है, क्या है, पेड हो चुकी है, मिल गई है या पेएबल मिल जाएगी। हाउएवर डिस्क्राइब्ड ये ज़बानी कलामी है, और कंप्यूटेड या प्रॉपर कैलकुलेट की गई है प्रॉपर मेथड से, वेदर पीरियोडिकल मंथली बेसिस के ऊपर या लमसम एक साथ ही मिल जाएगी। क्यों मिलेगी, एज अ कंसिडरेशन फॉर, जो इसने हमें सारे पॉइंट दिए हुए हैं इसकी वजह से, क्या, फॉर द यूज़ ऑफ और राइट टू यूज़ एनी पेटेंट, इन्वेंशन, डिज़ाइन, मॉडल, सीक्रेट फार्मूला, ट्रेडमार्क या कोई भी इस तरह का राइट है आपके पास। फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी जो है वो एक सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप कर देता है, और सॉफ्टवेयर डेवलप ये होता है कि आप लोगों के लाइक फेशियल एक्सप्रेशंस देख के
आप जो है आपका लाइक यू कैन से डैट आपका ब्लड प्रेशर जो है मॉनिटर हो सकता है। वो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है एआई के बेस के ऊपर और कहता है देखिए जी मैंने इन्वेंट कर लिया, दुनिया कहती है हमें यूज़ करने के लिए दो। कहते हैं ठीक है जी ये मेरा सॉफ्टवेयर है, आपने यूज़ करने, आप यूज़ कर ले, बट आप इस्तेमाल करेंगे, मैं आपसे पैसे लूँगा। ये जो चीज़ें होंगी, ये जो पैसे मिल रहे होंगे, ये क्या कहलाएगी? रॉयल्टी कहला रही होगी। मैं कोई पेटेंट जो है बना लेते हैं, कोई सांचा बना लेते हैं, कोई इन्वेंशन कर लेते हैं, कोई प्रोटोटाइप बना लेते हैं, कोई मॉडल बना लेते हैं और यूज़ करने के लिए देते हैं लोगों को कि ठीक है आप यूज़ कर सकते हैं। उसके जो पैसे मिल रहे होंगे वो किस में जाएंगे? रॉयल्टी में जा रहे होंगे। उसके अलावा पॉइंट नंबर 2, द यूज़ ऑफ और राइट टू यूज़ ऑफ एनी कॉपीराइट ऑफ लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क। मतलब आपने कोई अदबी काम किया है, कोई किताब लिख के दी है, अगले बंदे कह रहे हैं ठीक है जी आपने किताब लिख के दी है, हम किताब छाप देते हैं। हम कहते हैं ठीक है किताब छापो बेचो, बट मुझे आपने इतना परसेंट पे करना है, इतने लाख है इतने परसेंट, वो जो पे कर रहा होगा वो रॉयल्टी कहलाएगी आपकी। कोई आपने आर्टिस्टिक वर्क इस्तेमाल किया, आप जाते हैं सिनेमाटोग्राफी रिकॉर्ड करते हैं, ड्रोन शॉट लेते हैं, जियो वाले आते हैं, सर जी वो ड्रोन शॉट लिए हम अपने ड्रामे में इस्तेमाल कर लें, कहते हैं हाँ जी कर लो, क्योंकि इसके मुझे पे करने हैं, वो आपको पे कर रहे हैं, क्या कहलाएगी? रॉयल्टी कहला रही होगी। उसके अलावा ये फिल्म्स के, वीडियो टेप्स के, ये जो आपको पैसे मिल रहे होते हैं फॉर वीडियो ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग वगैरह, वो भी किस में आएंगे पैसे? वो रॉयल्टी में ही आ रहे होते हैं। ठीक है। हाँ, ये जो फ़िल्में बिक रही होती हैं सिनेमा में, सेल्स में, एग्जीबिशन वगैरह में, वो उसके पैसे रॉयल्टी में नहीं आते। उसके अलावा ये जो टीवी वगैरह के ऊपर मूवीज़ चल रही होती हैं, चैनल जो है बाय कर लेता है, जैसे वो पीटीवी ने अर्तुगरुल का ड्रामा बाय कर लिया तुर्की से, फिर उसको चलाते गए हैं। अब वो जो टीआरटी वालों को पे कर रहे थे उस ड्रामे की डबिंग करने को, चलाने का, वो क्या कहलाएगी? रॉयल्टी कहला रही होगी। उसके अलावा द रिसीट ऑफ और राइट टू रिसीव एनी विजुअल इमेजेस और साउंड और बोथ transmitted by satellite, cable, optical fiber और similar technology in connection with television, radio और internet broadcasting। मतलब रेडियो से, टेलीविज़न से अपनी चीज़ ब्रॉडकास्ट करनी है और उसकी आप पेमेंट कर रहे हैं, वो रॉयल्टी है। फॉर एग्जांपल आईसीसी कहता है कि भाई ये मेरा वर्ल्ड कप है, दिखाना है जी, दिखाना चाहते हैं, इतने मुझे पैसे पे कर दो। आप उसे पे करते हैं पैसे और आप ब्रॉडकास्टिंग राइट लेते हैं। वो जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है आप उस मैच दिखाने के ले रहे हैं, जो पेमेंट कर रहे हैं उनको, वो क्या होगी? रॉयल्टी कहलाएगी। आप कहते हैं कि जी मैंने जो है ये ड्रामा है या फ़लानी मूवी है, ये हम चाहते हैं कि हम अपने चैनल पे चला दें या दिखा दें। वो कहता है जी ठीक है मैं आपको मूवी चलाने की देता हूँ परमिशन, बट क्या करेंगे आप? इसका मुझे पे करेंगे। वो क्या होगी? रॉयल्टी कहलाएगी। जिस तरह आप ट्यून्स बना रहे होते हैं, आप कहते हैं जी मैंने एक गाना लिखा है और मैं इसको नुसरत फ़तेह अली ख़ान के कंपोजिशन में वायरल करना चाहता हूँ। उसकी फैमिली कहती ठीक है आप उनके वोकल्स को इस्तेमाल कर लें, बट वो इस्तेमाल करेंगे, वो क्या होगी? रॉयल्टी होगी। आप चाहत फ़तेह अली ख़ान बनते हैं, अस्सलाम वालेकुम, बदोबदी गाते हैं, तो बदोबदी की ट्यून तो है वो नूर जहाँ की थी, अब वो नूर जहाँ आई गेस नूर जहाँ की थी, हाँ। अब एक्चुअल गाना था, आपने इस्तेमाल किया उसकी ट्यून वगैरह को, अब आपने उनसे परमिशन ली होगी अपने बदोबदी की, तो वो जो पैसे दिए होंगे वो क्या होगी? वो रॉयल्टी कहला रही होगी। गॉट इट? उसके अलावा आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज है, कोई इंडस्ट्रियल स्किल है, कोई साइंटिफिक नॉलेज है, आप उसको इस्तेमाल करने देते हैं और उसके लिए पैसे चार्ज कर रहे होते हैं, वो भी क्या होगी? रॉयल्टी कहला रही होगी। आप एक एक्सपर्ट हैं और आपको ही पता है कि जी हैवी मशीनरी जो है वो कैसे इस्तेमाल करनी है, या हैवी मशीनरी के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। एक हैवी मशीनरी में इस्तेमाल होती है सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन की प्रोग्रामिंग अगर आपको आती है और आप करके दे रहे हैं, कंपनीज वाले आप रब्ता करते हैं, अपने करके देते हैं, अपनी नॉलेज इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी क्या कहलाएगी? रॉयल्टी कहला रही होगी। उसके अलावा आपके पास कोई इंडस्ट्रियल या कोई कमर्शियल या कोई साइंटिफिक कोई इक्विपमेंट है, लोग आपसे लेके जा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनके पैसे चार्ज कर रहे होते हैं, वो जो आपको पैसे मिलेंगे वो भी क्या होगी? रॉयल्टी कहला रही होगी। उसके अलावा जो हमने पॉइंट नंबर ए यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ा है, इसके साथ जो हम एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं या एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इनके साथ साथ ही, जैसे फॉर एग्जांपल जो चाहत फ़तेह अली ख़ान है वो कहता है जी मुझे ट्यून भेज दें, कहता है जी हम ट्यून भेज देंगे। कहते हैं अच्छा ठीक है आप मुझे ट्यून भेज दें, मैं ट्यून की पेमेंट भी करूँगा। कहते हैं ठीक है जी आप ऐसा करें, आप ट्यून भी हमारी ले लें और आप स्टूडियो भी हमारा इस्तेमाल कर लें,
और अपना बदोबदी पार्ट 2 रिकॉर्ड कर दें। अब वो जो ट्यून बेचे हैं उसके पैसे ले रहे हैं, और जो साथ वो स्टूडियो के इस्तेमाल के पैसे दे रहे होंगे, वो भी क्या कहलाएगी, रॉयल्टी जो है वो कहला रही होगी। और इन्हीं पॉइंट्स में हमने जो चीज़ पढ़ी है, अगर आप कोई चीज़ बेचते हैं उसके पैसे आपको मिलते हैं तो वो भी क्या कहलाएगी, रॉयल्टी कहलाएगी। जैसे मुस्तफ़ा जाहिद जो है, इसने उसका सॉन्ग था तो फिर आओ आवारापन मूवी में इसने टी सीरीज़ को बेच दिया। आतिफ असलम अपने गाने जो बनाता है जाकर टी सीरीज़ को बेच देता है। फिर अली ज़फ़र जो है वो अपने सॉन्ग्स जो है टी सीरीज़ को बेच देता है। फिर जो अली अज़मत है वो गाने बेच देता है। तो फिर ये सारे जो आपको गाने बेचते हैं टी सीरीज़ वालों को, और वो क्या करते हैं, ठीक है ये पकड़े 10 लाख रुपया, ये पकड़े 20 लाख रुपया, ये गरीबों पकड़ो पैसे चुप करके बैठ जाओ। फिर वो उस गाने को चला चला के लूप के ऊपर और क्या कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो ये क्या कहलाती है, रॉयल्टी कहला रही होती है। जैसे वो कैफ़ी खलील है, उसने जाके गाना गा लिया, कौन सा गाना था, कहानी सुनो ज़बानी सुनो, मुझे फजूल सा काम हुआ था। तो वो जो गाना है वो जाके उसने गाना बनाया, डिस्प्ले कर दिया, जिसके लिए रिकॉर्ड किया उसने, उसके पैसे दिए, वो चला रहा है, उसको उसकी इनकम पे कर रहा होगा जो पर गाने पे होगी, वो क्या कहला रही होगी, रॉयल्टी। अगर वो कहते हैं ठीक है ये गाना मैं बना देता हूँ, ये जी अमीर रिकॉर्ड्स हैं, अमीर रिकॉर्ड का स्टूडियो है, आप जाते हैं उसके लिए गाना रिकॉर्ड कर देते हैं, और वो कहते ठीक है आप पकड़े 10 लाख रुपया निकल नहीं यहाँ से, दफ़ा होने यहाँ से बदोबदी निकाल देगा आपको, पैसे कमा रहा है। और लेकिन जिसके ऊपर वन टाइम पेमेंट की होगी वो क्या कहलाएगा, रॉयल्टी। जितने बड़े सिंगर्स हैं जाते हैं कॉक स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करते हैं, फिर कॉक स्टूडियो क्या करते हैं, उन्हें रॉयल्टी पे कर रहा होता है। ये पर व्यूज़ या ये व्यूज़ का सीन होता है, इतने अगर व्यूज़ हो जाएंगे हम आपको इतनी रॉयल्टी पे करेंगे, इतने व्यूज़ होंगे इतनी रॉयल्टी पे कर रहे होंगे। तो वो जो अमाउंट वगैरह मिल रही होती है वो सारी क्या कहलाती है, हमारी रॉयल्टीज़ कहला रही होती हैं। जो हमें ये आपके गुडविल के नाम के काम के पैसे मिल रहे होते हैं, ये हमारी रॉयल्टी होती है। इज़ डैट क्लियर कि रॉयल्टी होती क्या है। अब सवाल है रॉयल्टी का ट्रीटमेंट क्या है। रॉयल्टी का ट्रीटमेंट क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, रॉयल्टी एग्जेम्प्ट भी हो सकती है, रॉयल्टी एफटीआर का पार्ट भी बनती है, रॉयल्टी एनटीआर का पार्ट भी बनती है। ठीक है, याद रखिएगा, रॉयल्टी हो गई, फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज वगैरह हो गई, ये एग्जेम्प्ट भी होती हैं, एनटीआर का पार्ट भी बनेंगी, एफटीआर का पार्ट भी बनेंगी। रॉयल्टी एग्जेम्प्ट कब होती है, देखिए अगर कोई भी पाकिस्तानी कंपनी है, कोई भी पाकिस्तानी कंपनी है, कोई पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर हाउस है, जैसे नेटसोल की बात कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बना के उसको बाहर के मुल्क बेचते हैं, बाहर के लोग में जाके उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको पेमेंट कर रहे हैं। मतलब कोई पाकिस्तानी कंपनी है, उसने कोई भी पेटेंट, कोई भी इन्वेंशन, कोई भी डिज़ाइन, कोई भी सीक्रेट फार्मूला, कोई भी साइंटिफिक नॉलेज थी, उसकी सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड की हैं पाकिस्तान से बाहर गोरों को, अंग्रेज़ों से। और अंग्रेज़ों से रॉयल्टी कमा के अगर वो कंपनी पाकिस्तान में लेके आ रही है तो ये रॉयल्टी क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी, इसके ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। ये बात है कंपनी की। इसके अलावा है नॉन कॉरपोरेट पर्सन, मतलब हम बात कर रहे हैं एओपी की, हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल्स की। फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल है, कोई एओपी है, अगर वो कोई टेक्निकल सर्विसेज, इनके लिए क्या है, टेक्निकल सर्विसेज पाकिस्तान से बाहर प्रोवाइड करते हैं, और उसके पैसे यहाँ पे लेके आ रहे होते हैं, तो वो भी रॉयल्टी कहलाएगी और वो भी एग्जेम्प्ट होगी। बट इसके लिए शर्त क्या है कि ये पैसे जो हैं आपके नॉर्मल बैंकिंग चैनल के ज़रिए लेने चाहिए। जैसे आप एक्सपर्ट हैं हैवी मशीनरी के, या आप फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं एसएनजीपीएल में, और आप गैस सेक्टर में एक्सपर्ट हो गए हुए हैं, और आप कतर में नीड पड़ती है, आप जाते हैं अपना काम करके आते हैं, आप विजिट करते हैं 1-2 माह के लिए, और आप काम करके आते हैं, पाइपलाइन बिछा के आते हैं, आप उसके चार्जेस करते हैं, तो वो टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड की हैं आपने, वो क्या होगी, आपकी रॉयल्टी कहलाएगी, और वो एग्जेम्प्ट होगी, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो पाकिस्तानी कंपनी अगर बाहर से, पाकिस्तान के बाहर से रॉयल्टी कमा के आ रही है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। या कंपनी के अलावा कोई बंदे पाकिस्तान के बाहर से रॉयल्टी कमा के आ रहे हैं, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद है एफटीआर का रॉयल्टी का पार्ट बनती है। देखें, अगर कोई नॉन रेजिडेंट, कोई बंदा पाकिस्तान का जो नॉन रेजिडेंट है, वो पाकिस्तान में आके कोई सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करता है, और उसको उस सर्विसेज की रॉयल्टी की पेमेंट की जाती है, तो रिमेंबर ये रॉयल्टी की पेमेंट उस बंदे के लिए किसका पार्ट बनेगी, एफटीआर का पार्ट बनेगी। जब हम उसको पे करेंगे तो हम उसके ऊपर 15% टैक्स जो है वो हम चार्ज कर रहे होंगे।
जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आज से कुछ अर्सा पहले मैंने मिकास फैक्ट्री में काम किया था, मिकास इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड में। तो इनका ना एक फाउंड्री का प्लांट बन रहा था कटार बंद रोड के ऊपर, ठोकर के ऊपर। तो इन्होंने ना उसके लिए एट दैट टाइम कोई 20 करोड़ का ना डाई कास्टिंग का प्लांट इंपोर्ट किया था, 20 करोड़ के करीब का प्लांट था। अब इन्होंने वो प्लांट जर्मनी से इंपोर्ट किया, प्लांट इंस्टॉल हो गया, सब कुछ हो गया, जो मैनुअल्स थी, जो इंस्ट्रक्शन सारा कुछ लगा दी, तो प्लांट ना इनका चल नहीं रहा था, इनका प्लांट चल नहीं रहा था। तो 2-3 माह लगे, परेशान रहे, हर चीज़ उन्होंने ट्राई कर देख ली। तो इन्होंने फिर जिस कंपनी से लिया, कंपनी को रब्ता किया, वो कंपनी ने अपने 2 जर्मन इंजीनियर्स जो हैं भेजे। वो 2 जर्मन इंजीनियर्स 15 डेज़ के लिए आए, जी ठीक है आगे। इन्होंने उसका स्टे दिया, हम आपको यहाँ स्टे कराएंगे, पिक एंड ड्रॉप देंगे। उन्होंने कहा ठीक है हम आपका प्लांट चला देंगे, बट हम उन्होंने आए 15 डेज़ में 2-3 देखा प्लांट के, देखा उसको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, कुछ लीकेज वगैरह चेक की। तो 15 डेज़ का कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे, 5 दिन में प्लांट चल गया। जब 5 दिन में प्लांट चल गया, उन्होंने कहा ठीक है जी हमने का प्लांट चला दिया है, अब हमें चाहिए $15,000 जो है उन्होंने चार्ज किया सिर्फ इस चीज़ का। मतलब वो खाना पीना रिहाइश तो अलग थी, बस प्लांट चलाने देने का जो $15,000 जो है चार्ज कर दिया। और हार्डली उन्होंने 3 दिन काम किया होगा, 3 घंटे इंटू 3 करें तो 9 घंटे का उन्होंने काम किया और $15,000 जो है वो चार्ज कर लिया। अब उन्होंने कहा जी ये तो बड़े ज़्यादा पैसे करते जी, हम तो एक्सपर्ट हैं, हम तो आपको सर्विसेज देने आए हैं, ये सॉफ्टवेयर का मसला था, हमने आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है, हम आपके बंदे को ट्रेन भी कर देंगे, लेकिन अभी जो हमने काम किया हमें इसके कितने पैसे चाहिए। तो उस बंदे ने अपने सर्विसेज प्रोवाइड की, टेक्निकल सर्विसेज, उसके लिए पेमेंट उसने ली है, तो वो उसके लिए क्या क्या लाएगी, रॉयल्टी। अब चूँकि वो जर्मन्स थे, वो सिर्फ 15 डेज़ के लिए आए थे, वो पाकिस्तान के है भी नॉन रेजिडेंट थे। तो जब उस मिकास इंजीनियरिंग ने उसको पे किया तो $15,000 ही पे किया होगा, लेकिन 15% टैक्स डिडक्ट करके रिमेनिंग पेमेंट जो है वो की होगी। और जो रिमेनिंग पेमेंट है वो किसका पार्ट बनी होगी, उन जर्मन्स के FTR का पार्ट जो है वो बनी होगी। तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, अगर आप उसको पेमेंट कर रहे हैं तो किसका पार्ट बन रही होती है, वो हमारे FTR का पार्ट जो है बन रही होती है। उसके अलावा आते हैं हमारे पास रेजिडेंट्स। उसके अलावा देखते हैं कि ये हमारा NTR का पार्ट जो है कब बन रहा होगा। हम देखते हैं कि हमारे NTR का पार्ट कब बन रहा होगा। रिमेंबर, अगर कोई भी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है, कोई भी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है, परमानेंट इस्टेब्लिश का मतलब क्या है कि वो बंदा जो पाकिस्तान में कारोबार कर रहा है, जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे गौर में हो गया, जैसे नेटसोल हो गया, जैसे इस तरह की कंपनीज वगैरह होगी, कि पाकिस्तान में वो काम कर रहे हैं और कारोबार कर रहे हैं, यहाँ पे उनकी एग्जिस्टेंस है। अगर वो कोई रॉयल्टी वगैरह इनकम कमाते हैं तो वो हम उनके बिज़नेस इनकम को ट्रेड करेंगे, हम किस में लेके जाएंगे, उसको NTR का पार्ट जो है बना रहे होंगे। सिमिलरली अगर कोई बिज़नेस जो पाकिस्तान में जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, अगर कोई वो टेक्निकल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, कोई डिजिटल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहा है थ्रू परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, तो वो किसका पार्ट बनेगी, NTR का पार्ट बनेगी। तो रॉयल्टी का ट्रीटमेंट हमने याद रखना है। देखें रॉयल्टी एग्जाम्प्ट कब होगी, जब आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी कंपनी हैं और बाहर से रॉयल्टी कमा के पाकिस्तान लेके आ रहे हैं, तो वो एग्जाम्प्ट है। रॉयल्टी FTR का पार्ट कब बनेगी, जब कोई नॉन रेजिडेंट बंदा है, आपने उसको रॉयल्टी वगैरह पे की है, तो 15% टैक्स डिडक्ट होगा, हम उसको FTR का पार्ट बनाएंगे। और NTR का पार्ट कब बनेगी, जब आप इसको अंडर थ्रू परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कमा रहे हैं, मतलब यहाँ पे फैक्ट्री है, कारोबार है, उसके ज़रिए कमा रहे हैं, तो फिर किसका पार्ट बनेगी, NTR का। एग्जाम्प्ट, FTR और NTR, ये 3 चीज़ें जो हैं वो आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। इज़ दैट क्लियर। इसके बाद है देखें जो रॉयल्टी होगी हमारी और फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, इन दोनों का ट्रीटमेंट जो है वो सेम है। इनका ट्रीटमेंट क्या है, सेम है। रॉयल्टी हमने पढ़ लिया, फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसका नाम है अमीर, वो बहुत टेक्निकल आदमी है और वो चला जाता है सऊदीया, कि जाके मैं अपनी सऊदी अरेबिया में टेक्निकल सर्विसेज दे के आऊँगा। और वो टेक्निकल सर्विसेज किसकी दे रहा होता है, मतलब उसको फॉर एग्जांपल उसको तारे लगानी आती हैं, वो IT का एक्सपर्ट है, उसको स्विचेस लगाने आते हैं, उसको राउटर सेट करने आते हैं। कहते जी जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा सऊदी अरेबिया, मैं जाऊँगा वहाँ पे ताइफ की वादियों में, और वहाँ बैठ के मैं कोई जगह बैठ के क्या कर रहा हूँगा,
मैं ये सारा राउटर्स लगाऊंगा और मैं हर चीज़ जो है लगा के दूंगा, तो मैं वो टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करने पहुंच जाते हैं। उसको कोई अमाउंट मिल रही है पीरियडिकल या लमसम, कोई मैनेजेरियल काम करने की या कोई टेक्निकल काम करने की या कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने की, तो वो क्या कहलाएगी? टेक्निकल सर्विसेज कहलाएगी। टेक्निकल सर्विसेज का वही ट्रीटमेंट है जो अभी हमने रॉयल्टी का पढ़ा है। बस टेक्निकल सर्विसेज की एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन है हमारे पास ये कि कौन सी चीज़ें जो हैं टेक्निकल सर्विसेज का पार्ट नहीं बनती, वो हमारे लिए क्या है, यहाँ पे कौन सी चीज़ जो टेक्निकल सर्विसेज का पार्ट नहीं बनती, ये इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का सवाल आएगा कि राइट द एक्सेप्शन विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ टेक्निकल सर्विसेज। मतलब अगर अमीर जाता है, कहता है जी मैं चला गया सऊदी अरेबिया और मैं वहाँ पे राउटर लगाऊंगा, मैं वहाँ पे एंटीनास लगाऊंगा, सोलर लगाऊंगा, गाड़ियों के इंजन भी सही कर लूँगा, मैं सोलर पे पानी भी लगा लूँगा, सारा कुछ है। ये जो उसके पैसे मिलेंगे, ये उसके फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज आएंगे। हाँ, अगर वो जाके काम शुरू कर देता है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड या असेंबली, मतलब चीज़ों को जोड़ने का, या इस तरह के पैसे जो मिल रहे होते हैं, वो कभी भी टेक्निकल सर्विसेज में नहीं आते। मतलब जाके कह रही मैं जा रहा हूँ सऊदी अरब, क्यों? मुझे टेक्निकल काम आता है। टेक्निकल काम क्या है कि मैं बुलडोज़र चला लेता हूँ, पकड़ा बुलडोज़र और ड्राइव कर रहा है, बुलडोज़र साथ धूम थ्री के गाने सुन रहा है, जी मैं टेक्निकल काम कर रहा हूँ। ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये असेंबली है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो टेक्निकल सर्विसेज में नहीं आते। या कोई भी ऐसा काम जो कर रहे हैं जिसकी पेमेंट आपको मिल रही है, जो आपकी तनख्वाह में आ रही है, वो कभी भी आपकी फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज नहीं आती। फॉर एग्जांपल, अगर इसी अमीर को इसको किसी सऊदी कफ़ील ने बुला लिया है और कफ़ील इसको काम करने की पेमेंट कर रहा है और कहता है अगर तूने काम ना किया तुझे मैं शिमसी छोड़ के आ जाऊँगा, तो अगर ये इसको पेमेंट कर रहा है जो इसकी सैलरी का पार्ट बन रही है, तो वो जो पेमेंट लेके सैलरी लेके काम कर रहा होगा, वो कभी भी इसकी टेक्निकल सर्विसेज नहीं कहलाएगी। मतलब एक बंदा जो नौकरी कर रहा है वो टेक्निकल सर्विसेज में नहीं है। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, जस्ट टेक एन एग्जांपल। मैं नक्शे बना रहा हूँ और मैं नक्शे बना के अगर बेचता हूँ, उसके सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, टेक्निकल सर्विसेज है। लेकिन मुझे किसी आर्किटेक्ट फर्म ने हायर किया हुआ है और मैं उनके नक्शे बना रहा हूँ, भाई उसको सैलरी पे कर रहे हैं। अगर ना नौकर की नखरा की, वो जो कहेंगे भाई हम बना देंगे, कहेंगे नहीं बनाएगा नहीं बनाएंगे, तो वो टेक्निकल सर्विसेज में नहीं आएंगे। मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, मैं लाइक क्विक बुक की, ज़ेरो की, एक्सेल की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। उसकी जो मुझे पेमेंट मिलेगी डैट इज़ माई टेक्निकल सर्विसेज। ठीक है, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं किसी फर्म में नौकरी कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे बैठ कर टैक्स रिटर्न जमा करवा रहा हूँ, उसकी सैलरी मिल रही है, तो वो मेरे टेक्निकल सर्विसेज नहीं कहलाएंगी। उसके बाद है परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट। ये डेफिनेशन आपने पढ़नी है, इसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी हमने पढ़ा था कि डैट मस्ट बी मेड थ्रू परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट किसे कहते हैं? एक वो वाली होती है, उसकी बात नहीं कर रहा जिसकी वीगो आती है, वो नहीं कर रहा जिसके लिए हम गाने सुन रहे होते हैं, जरनल नासिम मुनीर मेरी जिंद, उसकी बात नहीं कर रहा, वो अलग है, वो सारा कुछ है हमारे लिए, वो माई बाप है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट की, हम यहाँ बात कर रहे हैं कारोबार की, बिजनेस की। वो है ना, दिस इज़ बिजनेस, हम उसकी बात कर रहे हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट? इसे कहते हैं कि ये वो प्लेस ऑफ बिजनेस है, मतलब जगह जहाँ से क्या कर रहे हैं आप, कारोबार कर रहे हैं। और वो कारोबार कौन कौन से हो सकते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, होली या पार्टली या कभी कभार जो है आप वहाँ से अगर कारोबार वगैरह कर रहे हैं, तो वो आप किस में आएंगे? वो आपके परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में आ रहे होंगे। अब इसमें क्या कुछ आता है, मतलब a place of management, branch, office, factory, workshop premises for soliciting orders, warehouse, permanent sale exhibition, sales outlet, ये सारे ऑफिस हैं जहाँ पे कारोबार हो रहा है। मैनेजमेंट बिठाई हुई है, ब्रांच बिठाई हुई है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, यहाँ कोई दुकान है जहाँ पे ऑर्डर्स वगैरह ले रहे हैं, वेयर हाउस है, दराज सेंटर खोले हुए हैं, एग्जीबिशन आउटलेट्स वगैरह खिलाए हुए हैं, ये सारे क्या कहलाएंगे? आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट खिला रही होगी। हाँ, जो आपने लेजन ऑफिस खोले होते हैं कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करने के लिए, वो इसमें नहीं आते। उसके अलावा सारे किस में आ रहे होते हैं? इसमें फार बन रहे होते हैं। उसके अलावा जो माइंस होती हैं, काने, काने नॉट ईयर्स, दीज आर माइंस। माइन का मतलब मेरी भी नहीं होता, पता नहीं कैसे लोग हैं आप लोग। कभी खेड़ा गए हों या कभी आप इस अगर एरिया से बिलोंग करते हों, चकवाल वाले, पोटोहार वाले, आपने खेड़ा माइंस देखी होंगी। भेराज की तरफ अगर रहते हो ना, तो वो वाली माइंस की बात कर रहे हैं। माइंस हैं, ऑयल हैं, गैस वेल्स वगैरह हैं,
अगर आप वहाँ से आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो भी क्या होगी, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगी। जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक कंपनी है जी ABC, ठीक है, और वो कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है, उसका हेड ऑफिस जो है फॉर एग्ज़ाम्पल वो है डेनमार्क में। वो किस में है, डेनमार्क में। और वो कंपनी का काम क्या है, तेल निकालना। एक तेल तो हमारी हुकूमत निकालती है, उसकी बात नहीं कर रहा, ऑयल एक्सट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ कि ये आते हैं, ये बलूचिस्तान में कहते हैं जी ये जगह हमें दे दो, ये हमारा ऑयल वेल है, हम यहाँ से क्या कर लेंगे, तेल निकालेंगे और बेचेंगे। अब कंपनी कहाँ पर रजिस्टर्ड है, डेनमार्क में। इनका ऑयल वेल कहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तान में। तेल कहाँ से निकाल रहे हैं, पाकिस्तान से। तो ये क्या कहलाएंगे, पाकिस्तान की परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कहला रहे होंगे, ठीक है। उसके अलावा एक कंपनी है, मैं नाम बाय नेम भी जानता हूँ, बहुत बड़ी कंपनी है, UAE में है, और उसके मेजर ओनर्स जो हैं वो इंडियंस हैं। कंपनी स्टैब्लिश है UAE में। उन्होंने यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाया हुआ है, जहाँ पे किन्नों के बागात को ऑन कर रहे हैं वो, और यहाँ पे किन्नों प्लग करके वहाँ पे जाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, बेच रहे होते हैं। अब कंपनी UAE में है, हेड ऑफिस UAE में है, बाग उन्होंने कहाँ लिया है, पाकिस्तान में। यहाँ पे है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए या पेस्टोरल पर्पस के लिए, कोई आपने फूलों का बाग लिया हुआ है या कोई फॉरेस्ट्री के लिए जंगलात लिए हुए हैं आपने, तो वो भी क्या होगी, आपकी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट कहला रही होगी। मतलब कल को मैं अगर UK मूव हो जाता हूँ और मैं UK में कंपनी खोलता हूँ और पाकिस्तान में 15-20 खेत ऑन करता हूँ, यहाँ पे उगा के सारा वहाँ पे एक्सपोर्ट करता हूँ, बेशक मैं UK बैठा हूँ, लेकिन चूँकि मेरे बागात, मेरे खेत यहाँ पे हैं, तो मेरी क्या कहलाएगी, ये पाकिस्तान की ही परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट कहला रही होगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप वर्चुअली, मतलब हेड ऑफिस मेरा बैठा हुआ है USA में और मैं वर्चुअली पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहा हूँ, मीटिंग्स कर रहा हूँ, सेल्स कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, तो अभी वो मेरी क्या कहलाएगी, मेरी वो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट कहला रही होगी। जैसे अली बाबा के फिजिकल ऑफिस पाकिस्तान में नहीं है, बट दे आर डीलिंग इन पाकिस्तान, दे आर सेलिंग देयर सर्विसेज, सेल परचेज कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट कहला रहे होंगे, ठीक है। उसके अलावा जो बिल्डिंग साइट होती है, जो कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह होती है, असेंबली या इस तरह के इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह जो आपने लगाए होते हैं, जो कम से कम 90 दिन में बन गए होते हैं, मतलब 90 दिन तक बने हों, और मैक्सिमम 1 साल तक के लिए कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह आपने कंपनी लगाई है, वो भी क्या होगी, आपकी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी CM पंजाब बड़ी अच्छी हैं, मैडम मरीम नवाज़ साहिबा। मैडम मरीम नवाज़ साहिबा ना फैसला करती हैं कि हमने क्या बनाना है, एक फ़्लाईओवर बनाना है या हमने कोई मोटरवे बनाना है, और वो बात करते हैं चाइनीज़ कंपनी से कि आएँ जी हमें मोटरवे बना दें या ये फ्लाईओवर बना दें। कंपनी आती है, ठीक है जी हम बना देंगे, वो फ्लाईओवर बनाने के लिए आते हैं, वो यहाँ पे अपना टेम्परेरी सेटअप बनाते हैं, अपने यहाँ पे कंटेनर्स लगाते हैं, अपने ऑफिस सेट करते हैं, जो एटलीस्ट 90 डेज़ होंगे, और मैक्सिमम कितने टाइम के लिए होंगे, 12 महीनों के लिए। मतलब अगर कोई चाइनीज़ कंपनी ने यहाँ पे आकर टेम्परेरी तौर पर सेटअप किया, अपने ऑफिस बनाए, वर्कर्स वगैरह रखे, ताकि हम ये कंस्ट्रक्शन वगैरह देख रहे हैं, बना कर दे रहे हैं, जो उन्होंने वो कंस्ट्रक्शन के लिए ऑफिस वगैरह बनाया होगा, वो भी क्या कहलाएगी, इनकी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट ही कहला रही होगी, ठीक है। उसके अलावा आप सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कंसल्टेंसी सर्विसेज होती है, जहाँ पे आपने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, जहाँ पे अपने अपने पर्सनल वगैरह रखे होते हैं, वो भी हमारी क्या कहलाएगी, वो भी हमारी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट कहला रही होगी। या कोई भी पर्सन जो एज आ एजेंट के तौर के ऊपर काम कर रहा है दूसरों के बिहाफ पे, वो जो एजेंट और एजेंसी वाला काम होता है, वो भी हमारी क्या कहलाएगी, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट कहला रही होगी। मतलब कोई भी अगर बंदा है जो आपका एजेंट है, मतलब आपके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है, आपके बिहाफ पे स्टॉक खरीद रहा है, बेच रहा है, सेल्स कर रहा है, परचेज कर रहा है, गुड्स डिलीवर कर रहा है, मर्चेंडाइज मैनेज कर रहा है, ये सारी क्या कहलाएगी आपकी, ये सारी की सारी आपकी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट कहला रही होगी। या उसके अलावा कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आपने कोई एसेट लगा ली है, कोई इक्विपमेंट लगा ली, जहाँ से आपको इनकम मिल रही है, वो भी क्या कहलाएगी, आपकी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट कहला रही होगी। मतलब कल को जो है आप लोगों को एक स्टार्टअप आइडिया आता है
और आप जी रेडी पकड़ते हैं और उसके ऊपर बर्फ़ रखते हैं, गोले बना के बेच रहे हैं। अब आपको रेडी के ऊपर क्विपमेंट लगाया, गोले बना के बेच रहे हैं, गोला गंडा, उससे इनकम आ रही है। ये आपकी क्या है? ये आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। कल को किसी फीमेल को स्टार्टअप आइडिया आता है, ट्रक पकड़ती है, उसको डेंटिंग पेंटिंग करती है और एक स्टार्टअप आइडिया खोल देती है जी, पार्लर ऑन व्हील्स। आप कॉल करें, ब्यूटी पार्लर जो है आपके घर के ऊपर पहुंचेगा और साथ लिखती है यहाँ पे हर एक का डेंटिंग और पेंटिंग का काम तसल्ली बख्श किया जाएगा। अब स्टार्टअप आइडिया ना, व्हील्स के ऊपर बैठ गई हैं, इक्विपमेंट सेट कर लिया, चले गए हैं जी, हम क्या करेंगे, पार्लर जो है मेंटेन के बैठे हुए हैं, कमा रहे हैं, इक्विपमेंट इंस्टॉल किया हुआ है, लगा रही है, पैसे आ रहे हैं, ये भी क्या कहलाएगा? आपका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहला रहा होगा। इज डैट क्लियर? अभी डेफिनेशन पढ़ लें भाई। पाकिस्तान से अगर छींक मार के पैसा कमा लिया ना, वो आपके लिए क्या होगी? परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। और अगर इनके ज़रिए सारा जो लिखा हुआ है, अगर आप कोई रॉयल्टी वगैरह इनकम अर्न कर रहे हैं, NTR का पार्ट बनेगी। तो दिस इज़ द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। हर एक पॉइंट थोरोली एक्सप्लेन किया है, हर एक एग्जांपल बताई हैं जो रिलेट कर रही हैं। आई गेस इसमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। आगे जी हमारा आखिरी एरिया, डैट इज़ प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट मतलब आपने क्या किया? अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट ऑन डेट इनकम की। किसकी बात कर रहे हैं? इनकम की। कि आप क्या करते हैं, आप जाते हैं और आप जाके डिपॉज़िट जमा करवाते हैं। आपने 1 लाख रुपया जो है वो जमा करवाया है और आपको हर साल उसके ऊपर कोई 10,000 रुपया, 12,000 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है फॉर अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड, जिसमें प्रॉफिट, डिस्काउंट, प्रीमियम वगैरह मिल रहे होते हैं, मार्कअप मिल रहे होते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है? प्रॉफिट एंड डेट कहला रहा होता है। मतलब जब आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रही है, मार्कअप, इंटरेस्ट, प्रीमियम, ये क्या कहलाता है? आपका प्रॉफिट ऑन डेट जो है कहला रहा होता है। उसके अलावा जो नेशनल सेविंग स्कीम होती है, जिसमें डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स वगैरह होते हैं, उसके ऊपर जो आपको पैसे मिल रहे होते हैं, ये आपके प्रॉफिट डेट होते हैं। आपके पास सिक्योर्ड बॉन्ड्स हैं, उसके ऊपर आपको यील्ड मिल रही होती है, वो आपका प्रॉफिट एंड डेट कहलाता है। आपके पास बैंक में जाके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट ओपन करवाते हैं, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है, वो क्या आपका प्रॉफिट एंड डेट है। आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, डिबेंचर्स हैं, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट हैं, आपके पास रिडीमेबल शेयर्स हैं, उसके ऊपर जो आपको अमाउंट, आपको जो एक्स्ट्रा, उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है, वो क्या कहलाता है? आपका प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो कहला रहा होता है। उसके अलावा कोई फेडरल गवर्नमेंट हो गई, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो गई, या लोकल गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स वगैरह इशू कर रहे होते हैं, उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा होता है, ये आपका सारा प्रॉफिट ऑन डेट है। सारा क्या है? प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट का जो ट्रीटमेंट है वो हमने जो है वो देखना होता है, क्या है और क्या नहीं है, उसको देखना है। देखें जी, अगर कोई प्रॉफिट ऑन डेट कंपनी रिसीव कर रही है, उसके ऊपर 29% टैक्स जो है वो पे करेगी और वो NTR का पार्ट जो है बन रहा होगा। ये याद रखना आपने। फिर टेबल आपको प्रॉफिट ऑन डेट का भी पेपर में क्या होगा? पेपर में गिवन होगा। उसके अलावा कोई फेडरल सिक्योरिटीज़ हैं, मतलब फेडरल गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी इशू की, जैसे ये वाली, ये जो 750 वाले बॉन्ड होते हैं, इसकी बात कर रहा हूँ। अगर वो उसके ऊपर कोई प्रॉफिट ऑन डेट वगैरह पे कर रही है, वो भी किसका पार्ट बनेगा? FTR का पार्ट बनेगा। और क्या रेट होगा? 15% रेट होगा। उसके अलावा अगर कोई प्रॉफिट ऑन डेट अगर रिसीव होता है किसी इंडिविजुअल को या किसी AOP को, और अगर उसकी अमाउंट 5 मिलियन तक है, मतलब 5 मिलियन तक सालाना मिल रहा है, तो वो किसका पार्ट बनेगा? वो हमारा पार्ट बनेगा FTR का। और कितना रेट लगेगा? 15%। अगर आपको 5 मिलियन से ज़्यादा अगर प्रॉफिट ऑन डेट मिल रहा है, तो वो किसका पार्ट बनेगा? NTR का पार्ट बन रहा होगा। तो ये पेपर में आपने याद रखना है, ठीक है। NTR का पार्ट बनेगा कब? जब 5 मिलियन से ज़्यादा होगा। अगर 5 मिलियन तक होगा तो किसका पार्ट बनेगा? हमारा ये FTR का पार्ट जो है वो बन रहा होगा। पेपर में आपको रेट गिवन होगा। उसके अलावा ये चीज़ देख लीजिएगा, इसको रीड करना है कि जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स होंगे, उसकी इंटरेस्ट इनकम हो गई, जो पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट हो गए, जो शहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट्स जो हैं वो हो गए। उसके अलावा ये सारा कुछ जो है ये किसका पार्ट बनेंगे? ये हमारा NTR का पार्ट बनेंगे। हम इसको सेपरेट ब्लॉक का पार्ट नहीं बना रहे होते। उसके अलावा ये वाला पॉइंट जो है ये पास पेपर में आ चुका हुआ है, स्प्रिंग 2022 के अटैम्प्ट में पूछ चुका हुआ है। कहता जी ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें इंटरेस्ट इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट होती है, उसके ऊपर हम टैक्स चार्ज नहीं कर रहे होते हैं, मतलब एग्जाम्प्ट है, वो कुछ भी नहीं है। अब वो कौन कौन से हैं?
कि अगर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स पाकिस्तान में खोले हुए हैं नॉन रेजिडेंट्स ने, उनको जो हम प्रॉफिट पे कर रहे हैं वो एग्जाम्प्ट होगा। उसके बाद जो रुपी अकाउंट खोले हुए हैं नॉन रेजिडेंट ने, जिनके पास पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है या आईडी कार्ड है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, जहाँ पे वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस वगैरह कर रहे होते हैं, उस पर जो प्रॉफिट ऑन डेट पे होगा वो भी क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। और ये वाला पॉइंट स्पेसिफिकली पेपर में आ चुका हुआ है कि अगर कोई भी सिक्योरिटी हम पढ़ के आ चुके हुए हैं, वो जो डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर किसी रेजिडेंट पर्सन ने इशू की है कहाँ पे, पाकिस्तान से बाहर, उसके ऊपर जो वो इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहा होगा वो भी क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। मतलब कब, अगर कोई भी सिक्योरिटी इशू हुई रेजिडेंट से और वो सिक्योरिटी इशू हुई है, वो पर्सन आपस में एसोसिएट भी नहीं है, सिक्योरिटी पाकिस्तान से बाहर इशू हुई है लोन वगैरह रेज करने के लिए, प्रॉफिट पाकिस्तान से बाहर पे होगा और ये सिक्योरिटी एफपीआर से अप्रूव भी हुई है, अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं तो उन सिक्योरिटी पे जितना भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे वो हमारा क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। उसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये है हमारे पास प्रॉफिट ऑन डेट। ये ज़कात में भी बताया था, याद रखिएगा कि प्रॉफिट ऑन डेट या तो हमारा पार्ट बनेगा एनटीआर का या हमारा पार्ट बनेगा एफटीआर का। देखिए, अगर प्रॉफिट ऑन डेट एनटीआर का पार्ट बनता है, अच्छा जब प्रॉफिट ऑन डेट पे किया जा रहा है आपको, समटाइम्स क्या होगा, प्रॉफिट ऑन डेट पे करते हुए ज़कात जो है वो डिडक्ट हो जाएगी। अगर प्रॉफिट ऑन डेट आपका एफटीआर का पार्ट बन रहा है और ज़कात अगर आपकी डिडक्ट हो भी गई है तो कोई मसला नहीं है, एफटीआर में आपने अपनी ग्रॉस इनकम ही शो करनी है टोटल। लेकिन जो ये ज़कात डिडक्ट हुई होगी, आप इसको जाके बीइंग आ डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो जिस तरह डिविडेंड हम बढ़ के आए थे, डिविडेंड में से अगर ज़कात कटी हो तो हम डिविडेंड में से लेस नहीं करवाते, हम उसको टोटल ऐड करते हैं इनकम में, लेकिन बाद में जो ज़कात हमने पे की होती है, जो डक की होती है, हम उसके ऊपर जाके बीइंग अ डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पर लेस करवा देते हैं। तो सेम चीज़ जो है वो भी हम क्या कर रहे होंगे, इसके ऊपर भी अप्लाई कर रहे होंगे। उसके बाद है इनकम स्प्लिटिंग के, जो रॉयल्टी इनकम होगी ऑथर्स की, वो समटाइम ऑथर्स होते हैं दानिश्वर हजरात जो है, अगर वो कोई किताब लिख रहे हैं और उनको किताब लिखने के लिए कोई 24 महीने से ज़्यादा का अरसा लग जाए, मतलब उनकी किताब कंप्लीट हुई है और उसको 24 मंथ से अबव का टाइम मिल गया, और इनसे क्या मिलती है, इनको फिर वो रॉयल्टी वगैरह मिल रही होती है, और रॉयल्टी वगैरह इनको लमसम अमाउंट मिल रही होती है, इकट्ठी मिल रही होती है। अब एक बंदा है, उसको जी 30 लाख रुपया मिल गया और किताब लिखने का, और जो उसको 30 लाख मिला किताब लिखने का, बट इसको किताब लिखने में हमारे पास 2.2 ईयर्स बन गए। अब पैसे तो मिल गए हैं, हम पढ़ के आ चुके हैं, सारी इनकम जो है ये रिसीट बेसिस के ऊपर टैक्स होती हैं, जिस साल जितनी मिल गई उस साल इसको हम ले लेंगे। तो सर इसमें ऐसा नहीं होता, हम इसमें क्या करेंगे, अगर उसको 24 माह से ज़्यादा का अर्सा लग गया है तो वो उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, या जितने भी साल होंगे, 10 लाख वो ईयर 1 में इनकम शो कर देगा, 10 लाख ईयर 2 में इनकम शो कर देगा, 10 लाख जो है वो अपने ईयर 3 में इनकम शो कर देगा। से है Mr. Daneshwar, a renowned author, completed his book on human behavior in 2.5 year time. He received a lump sum amount of 9 लाख in May 2010 on account of royalty. Briefly explain the treatment. अब उसको 24 माह से ज़्यादा का टाइम लगा है, 9 लाख मिला है, तो इस 9 लाख को पिछले 2 सालों में डिवाइड कर देगा। जैसे 2008 में कुछ इनकम ले जाएगा, 2009 में कुछ इनकम शो कर देगा, और रिमेनिंग इनकम जो है वो 2010 में शो कर देगा, बिकॉज अपनी ये इनकम को स्प्लिट कर सकता है। फिर एक और है जी, मिस्टर पंसारी प्रोवाइडेड फर्दर इन्फॉर्मेशन फॉर टैक्स ईयर 2014, रिसीव अ रॉयल्टी ऑफ ₹2 million फॉर के पब्लिशिंग ऑन अ बुक रिटन ऑन वाइल्ड हंटिंग। मिस्टर पंसारी कंप्लीटेड द बुक इन 19 मिनट्स, उसकी 19 महीने में बुक जो है कंप्लीट हो गई और उसको पैसे पूसे मिल गए। अब उसको लेस दैन 24 मंथ्स मिले हैं, लेस दैन 24 मंथ्स में बुक कंप्लीट हो गया। फिर जब जितने पैसे मिले होंगे वो सारे उसी ही ईयर क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे, उसी ईयर को इनकम पे क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होती है। तो यहाँ पे हमारा एफटीआर जो है विद पास्ट पेपर्स कंप्लीट होता है। इसमें जो सारे पास्ट पेपर्स थे वो हमारे डिविडेंड के थे। डिविडेंड करते हुए मैंने आपको सारे जितने भी पॉसिबल एग्जांपल सिनेरियोज ईच एंड एवरीथिंग थी जो करवा दी थी। अब हमारा यहाँ पे एफटीआर जो है वो भी क्या होता है, कंप्लीट होता है।